होटल के बड़े से कमरे में कई रूसी लोग और कई इंडियन लोग बैठकर अपनी मीटिंग्स कर रहे थे। टेबल पर बहुत सारे गन, बारूद और कई तरह के हथियार उसी पर रखे हुए थे और कुछ लोग मशीन से उसकी जांच परख कर रहे थे। तभी एक रूसी आदमी बोलता है जिसका नाम माइकल होता है। वी लाइक योर वेपन। माइकल के सामने वाला बैठा इंसान खुश हो जाता है। तभी माइकल बोलता है, कैनॉट आई गेट सम बिगर वेपन्स एज सीम टू स्मॉल एंड लो एवरेज फॉर माई वर्क। ये सुनते ही सामने बैठा आदमी का चेहरा थोड़ा सर्द हो जाता है और वह बोलता है, मिस्टर माइकल, मेरे हिसाब से आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये डील मंजूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि मैंने अपने कदम पीछे लिए तो अभी आपको अपने वर्क के लिए वेपन्स मिलना मुश्किल हो जाएगा। सामने वाले इंसान की बात सुन माइकल अपने साथ आए लोगों की तरफ देखने लगता है। उसमें से उसका असिस्टेंट कान के पास जाकर कहता है, सर यह सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है। हमें इनका भी हथियार वेपन्स लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने कई लोगों का रिजेक्ट कर दिया है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तभी माइकल अपने भाषा में कहता है, हमें आपकी डील मंजूर है, पर अभी भी कुछ लोगों को दिया गया टाइम अभी बाकी है। हम उस टाइम तक रुकने का प्रयास करेंगे। सामने कोई और नहीं केडी बैठा हुआ था। वो ये सोच तिलमिला जाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि सामने बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी थी और उसे ये डील भी चाहिए था और वो कुछ कर नहीं सकता था। तभी केडी का असिस्टेंट केशव उसके कान के पास जाकर बोलता है, बॉस आप क्यों परेशान होते हैं, वैसे भी हम लोगों ने उस असर का सारा सामान बर्बाद कर दिया है। अगर वह आएगा अभी तो क्या दिखाएगा डेमो में। केडी मुस्कुराने लगता है। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है केडी खुश होते हुए बोलता है, मेरे हिसाब से आपका कुछ टाइम अब बीतने वाला है। अब कोई भी नहीं आने वाला मिस्टर माइकल, अब आपको मेरे साथ ये डील कर लेना है। तभी माइकल कुछ बोल पाता, उधर से एक आवाज आती है, कभी कभी खुशियां इतनी जल्दी भी नहीं मनानी चाहिए कि खुशियां मातम में बदल जाए। यह आवाज सुन सभी उधर देखते हैं जहां से आवाज आई हुई थी। तो व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहने, अपने हाथों पर कोट लिए, हाथों में रीच्ड वॉच, कस्टम मेड अपने चश्मे को उतारते हुए आदित्य खड़ा था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि उसे देख कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। उसका ऑरा ऐसा था कि कोई भी देख थर थर कांपने लगे। उसी के बगल में अधीरा और अर्जुन यानी कि राका दोनों ही खड़े थे। तभी आदित्य अपने मुंह से सिगरेट लिए उसका धुआं उड़ाते हुए जाकर माइकल के सामने रखी हुई चेयर पर बैठ जाता है। ये देख के डी तिलमिला जाता है, क्योंकि जब उसने उस सीट पर बैठने की कोशिश की थी तब माइकल के बॉडीगार्ड ने उसे दूसरी सीट ऑफर कर उसे उस सीट पर सीधे बैठने से मना कर दिया था। पर आदित्य बिना कुछ कहे वहां पर जाकर बैठ जाता है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसे उठाने की। आदित्य मुस्कुरा रहा था पर उसकी मुस्कुराहट कोई नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं थी। एक बार के लिए तो माइकल भी अपना चेहरा पोंछता है, जिस पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, क्योंकि उसने असर के बारे में सुना था कि वह कितना बेरहम है। आज उसने उसे देख भी लिया, जो खूबसूरती के आड़ में एक राक्षस था। आदित्य माइकल की तरफ देखते हुए, अपना टाइम चेक कर लो माइकल, असर अपना कभी भी प्रॉमिस नहीं तोड़ता। मैं अपने टाइम पर पहुंच गया। सभी की नजर घड़ी पर जाती है, जो 2 सेकंड में अपने टाइम भी पूरे कर देती है। तभी आदित्य अपने हाथ से कुछ इशारा करता है तो उसके कुछ बॉडीगार्ड वहां जाकर 3 से 4 डब्बे माइकल के सामने रख देते हैं। माइकल अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो वो उसे खोलता है। वो खुद ग्लव्स पहन जैसे ही उसमें से सारा सामान निकाल उस बड़े से टेबल के सामने रखने लगता है। सबकी आंखें हैरानी से बड़ी होती चली जाती है, खुद केडी की। केडी अपने मन में सोचता है, ये कैसे पॉसिबल है, उसका तो सारा सामान डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो फिर यह क्या है। उसके चेहरे का रंग बदलते देख अर्जुन और अधीरा के चेहरे पर एक क्रूएलिटी जैसी स्माइल आ जाती है। तभी माइकल एक्साइटेड होकर उसी से बोलता है, ये हुई ना बात, मुझे यही चाहिए था। उसके सामने कई सारे नए नए वेपन्स रखे हुए थे जो देखने से ही काफी वजन और काफी कीमती महसूस हो रहे थे। सारे हथियार को देखने के बाद माइकल एक्साइटेड होकर अपने असिस्टेंट को इशारा कर वहां पर 3 से 4 बैगों से भरा पैसा लाकर रख देता है, जिसे देख के केडी के आंखों में खून उतर आता है। माइकल आदित्य से बोलता है, हमें आपके वेपन्स काफी पसंद आए, हमने अपने हिसाब से उसका एक कीमत अदा कर दिया है। बाकी उसकी तरफ एक ब्लैंक चेक खिसकाते हुए तुम्हारे मन में जो भी कीमत हो इसमें डाल सकते हो। हथियार मेरी और कीमत तुम्हारी मुंह मांगी। आदित्य उसकी बात है जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मुंह से सिगरेट को फेंक पैरों से मसलते हुए बोलता है, तो मुझे तुम खरीद रहे हो मिस्टर माइकल। माइकल थोड़ा हक लाते हुए, असर तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आदित्य अपने पैर पर पैर चढ़ाते हुए अपने शर्ट के 2 बटन खोलते हुए जैसे उसे गर्मी हो। माइकल की आंखों में देखते हुए, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुझे यहाँ बैठे बैठे खरीद सकता हूँ और तुम मुझे पैसे देने की बात करते हो। ये सुन माइकल थोड़ा हड़बड़ा जाता है और वो अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है, तो आप क्या चाहते हैं। आदित्य माइकल की आंखों में देखते हुए, मुझे मास्को चाहिए। ये सुन माइकल के आदमी आदित्य की तरफ बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। माइकल और केडी खुद हैरान था। उसी के देश में आकर उसी के शहर को कोई मांग रहा है। आदित्य की आंखों में डर नाम की चीज तक नहीं थी। केडी ये देख मुस्कुरा देता है और मन में बोलता है, अब तो तेरी मौत पक्की है।
पर माइकल आदित्य को देख रहा था, जिसकी आंखों में ना कोई मौत का डर था, ना कोई और इमोशन दिख रहे थे। तभी माइकल अपने आदमियों को इशारा करता है तो उसके आदमी बंदूक नीचे करते हैं। माइकल आदित्य से बोलता है, व्हाट डू यू माइंड? आदित्य माइकल से कहता है, मुझे मॉस्को का एक ऐसा हिस्सा चाहिए जहां मैं अपनी फैक्ट्री खोल सकता हूं। मॉस्को तो मैं किसी से भी ले सकता हूं, पर एक बात याद रखना, जो मुझे ये जगह देगा ये हथियार उसकी। ये सुनते ही माइकल तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तैयार हूं। ये सुनते ही केडी की आंखें बाहर आ जाती हैं। तभी आदित्य अर्जुन को इशारा करता है तो अर्जुन एक फाइल माइकल के आगे बढ़ा देता है। दरअसल माइकल रूस का प्रेसिडेंट होता है, जिसे नए वेपन्स की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने सैनिक को और मजबूत कर सके और आए दिन होने वाले युद्ध में उन वेपन्स का यूज हो सके। और इसी की डील आज होने वाली थी। उसे जैसा वेपन्स चाहिए था वह आदित्य के पास था, जिसके कारण वह अपने मॉस्को का एरिया देने को तैयार था। आदित्य को अपने वेपन्स बनाने के लिए एक नई सिटी में अपना ब्रांच खोलना था, जहां पर वह अपना वेपन्स बनाने का काम कर सके, और उसे मॉस्को सही लगा। लेकिन ये जगह मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो इस समय का इंतजार कर रहा था, इस डील का, और इसी डील के बहाने उसकी अपनी शर्त रख दी। माइकल सारे टर्म एंड कंडीशन फाइल ध्यान से देखते हुए पढ़ता है और उस पर सिग्नेचर कर देता है। वो सैंपल को ले जाने का इशारा करता है। उसके आदमी सैंपल लेकर चले जाते हैं। आदित्य बोलता है, आपको आपके टाइम के हिसाब से आपका सारा सा वेपन्स मिल जाएगा। दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। केडी वहां बैठा ऐसा लग रहा था जैसे बिन बुलाए मेहमान हो कोई। उस बेचारे पर तो ध्यान ही नहीं दे रहा था। केडी का असिस्टेंट केशव उसे देखते हुए सोचता है, अब इस मेरे खड़ूस बॉस का गुस्सा मेरे ही ऊपर निकलने वाला है, और वो अपने आप को तैयार कर रहा था इस काम के लिए। एक तरीके से देखा जाए तो आदित्य ने एक सस्ती डील की थी। तभी आदित्य वहां से उठ जाने लगता है तो माइकल उसे हाथ मिला आदित्य को छोड़कर बाहर जाता है। वैसे ही अपने पीछे उसे गोलियों की चलने की आवाज सुनाई देती है। आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है, कुछ नहीं हो सकता इसका। दरअसल हुआ ये था, जितने भी आदमी आदित्य पर गोली ताने हुए थे जो कि माइकल के आदमी थे, माइकल के हाथ मिलाते हुए आदित्य और माइकल जैसे ही बाहर निकलने के होते हैं, अधिराज जो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल किया था, जितने भी आदमी आदित्य पर बंदूक ताने हुए थे, उन सबको एक झटके में वहीं पर टेबल पर रखे बड़ी सी बंदूक से सभी की एक साथ जान ले लेता है। वो वेपन्स किसी और की नहीं, केडी का होता है, जो वो सैंपल के लिए लाया हुआ था। उसमें से उड़ते हुए धुएं को स्मेल करते हुए अधीरा बोलता है, चलो तुम्हारा हथियार किसी तो काम आया। ये कह उसे ऊपर से नीचे देखते हुए वहां से निकल जाता है। केडी जोर से चिल्लाता है, अधीरा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहीं दूसरी तरफ आन्या अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी अपने मोबाइल को देखती और कुछ करने की कोशिश करती, फिर वैसे ही मोबाइल वापस रख देती। थक हार कर वो बालकनी में झूले पर जाकर बैठ जाती है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि क्या आदित्य मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा कि वो कहीं जा रहे हैं। ये सोच ही उसे रोना आ रहा था। कुछ ही सेकंड के बाद ही उसके मोबाइल पर कॉल आने लगता है। पहले तो आन्या मोबाइल नहीं देखती, पर जैसे ही मोबाइल पर फ्लैश हो रहे हैं नाम सभी को देखती है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो फोन रिसीव करती है तो उधर से आवाज आती है, क्या हुआ? मैसेज राजवंश, नींद नहीं आ रही है आपको? आना थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है और सोचती है इन्हें कैसे पता। तो उधर से आदित्य मुस्कुराते हुई, हमें आपके बारे में सब कुछ पता है। तभी आना मासूमियत से बोलती है, जाप क्यों चले गए? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी आदित्य आन्या से बोलता है, कुछ जरूरी काम था, और आन्या को सोने को बोलता है तो आन्या बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही, तो आदित्य उसे वीडियो कॉल लगा देता है। आन्या वीडियो कॉल रिसीव करती है तो देखती है आदित्य टी शर्ट लोअर पहन कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। आदित्य उसे सोने को बोलता है तो आन्या आदित्य तो देखते ही देखते 10 मिनट में उसकी आंखें बंद हो जाती है। वही अपने कमरे में भी बेड पर लेटा हुआ वीर अपने मोबाइल में एक एक कर सभी की फोटो देख रहा था। तभी कुछ फोटो में उसे अपने सभी फ्रेंड थे, जिसमें वो सभी होते हैं, और एक तरफ सनाया भी आदित्य के साथ दिखती है, जिसे देख भी एक बार के लिए सनाया को देखने लगता है। फिर अगले ही पल उसे कुछ याद आता है और वो मोबाइल एक तरफ कर सीलिंग को देखने लगता है। उधर कीर्ति अपने करवटें बदल रही थी। वो परेशान थी, जो भी पूरब ने उसके साथ किया था वो सोच रही थी कि क्या उसे वीर को इस बारे में बताना चाहिए। ये सब सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। एक हफ्ते गुजर जाते हैं। इस बीच आदित्य का आन्या को कोई कॉल नहीं आया था। आन्या डिस्टर्ब हो गई थी, पर वीर के कहे जाने पर कि वह वहां के काम में काफी बिजी है और वह जल्द ही आएगा, उसे एक सांत्वना था। वीर आदित्य के ना रहने से वो आन्या को कॉलेज छोड़ने जाता और लेने आता। इस बीच में वो कई बार कीर्ति से मिलता है, पर कीर्ति ज्यादा उससे बात नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर सभी की मौजूदगी से वो कुछ कह नहीं पाती थी। उसे पूरब के बारे में सब कुछ बताना था, पर उस दिन के बाद पूरब भी एक बार भी कीर्ति से नहीं मिला तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। तभी सभी लंच पर बैठे हुए थे। आन्या वीर से कहती है, भाई वीर, खाना खाते हुए हाँ बोलो। आन्या, हम लोग का कॉलेज ट्रिप जा रहा है, प्रैक्टिकल के लिए।
वीर आन्या की तरफ देखता है तो आन्या कहती है, हमें भी जाना है वहां पर। वीर समझ जाता है कि आन्या क्या चाहती है। वह बोलता है, मैं आदित्य से इस बारे में बात करता हूँ, उससे अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। आन्या हाँ में सिर हिला देती है। तभी आन्या के फोन पर कॉल आता है तो उधर से आन्या की मां सुधा जी कुछ देर बाद बात करने के बाद आन्या वीर से बोलती है, भाई वो मेरी बुआ जी आई हुई है और वो मुझे बुला रही है। वीर अपने फोन से एक मैसेज करता है, कुछ देर बाद रिप्लाई आने के बाद वह बोलता है, चलो फिर चलते हैं। ये कह वो उठकर खड़ा हो जाता है। आन्या जाकर उसके गले लग जाती है और बोलती, थैंक यू भाई। ये बोल वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो एक बेबी पिंक कलर का सूट प्लाजो पहन अपनी बालों का पोनी बनाए, बालों के बीच में छुपा हुआ सिंदूर और दुपट्टे से ढका हुआ मंगलसूत्र, वो कुल मिलाकर एकदम कुंवारी लड़की और बहुत प्यारी लग रही थी। वीर उसे ऐसे देखकर बोलता है, वाह मेरी बहना, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। आर्या शर्मा जाती है और वीर का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे ले जाती है, पर इस बात से अनजान कोई इनकी प्यारी सी नोकझोंक देख गुस्से से तिलमिला रहा था। कपूर हाउस आन्या के आने की खबर कपूर फैमिली को लग चुकी थी। सभी लोग हाल में बैठे आन्या का इंतजार कर रहे थे। कीर्ति, सुधा जी, आलोक जी बैठे हुए थे। तभी बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई देती है तो कीर्ति दौड़ते हुए बाहर जाती है तो देखती है आन्या अंदर आ रही थी और वो अकेली ही रहती है, जिसे देख कीर्ति अपनी नजरें चारों ओर घुमाने लगती है, पर उसे आन्या के अलावा कोई नहीं दिखता। वो थोड़ी मायूस हो जाती है, पर आन्या को देख उसे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आन्या कीर्ति को देख उसके गले लग जाती है और बोलती है, और मेरी प्यारी बहना कैसी है। कीर्ति आन्या को घूर कर देखती है और बोलती है, दीदी हम लोग रोज मिलते हैं। आन्या अपनी जीभ निकाल देती है। वो दोनों बात ही कर रहे थे तभी सुधा जाती है। कोई हमको तो पूछ ही नहीं रहा है, ये बोल अपना मुंह बना देती है। आन्या दौड़कर सुधा जी के गले लग जाती है। सुधा जी उसकी पीठ पर हाथ रख थपथपाने लगती है। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मॉम आई मिस यू। सुधा जी की भी आंखें नम हो जाती है, वो भी आई मिस यू टू बच्चा। सभी हॉल में बैठे हुए थे। आन्या इस समय आलोक जी की पैर पर अपना सिर रख लेटी हुई थी। तभी कीर्ति आन्या के लिए चाय लेकर आती है और बोलती है, लो दीदी आपकी स्पेशल टी। आन्या उठकर चाय का कप लेकर पीने लगती है और अपनी आंखें बंद कर कहती है, मैंने तेरे चाय को सबसे ज्यादा मिस किया किट्टू। कीर्ति का निकनेम किट्टू रखा है। तभी सुधा जी कहती है, आन्या बच्चा तुम अकेले आए, आदित्य नहीं आया। आदित्य का नाम सुनते ही आलोक जी के कान खड़े हो जाते हैं और वो बीच में ही बोलते हैं, अच्छा हुआ वह नालायक नहीं आया, इस बार मैं उसको देखता तो उसको जान सही मार देता। उनका इतना गुस्सा कोई समझ नहीं पाया। आन्या छोटा सा मुंह बनाते हुए बोलती है, पापा आप ऐसे क्यों कह रहा है। सुधा जी आन्या का चेहरा देखते हुए आलोक जी को डांटते हुए बोलती है, अब आप क्यों नहीं मान लेते कि आदित्य आपका दामाद है। आलोक जी, वो मेरा दामाद कभी नहीं हो सकता। तभी कृति माहौल को ठंडा करते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, आप सभी परेशान ना हो, पहले आप लोग चाय पी लीजिए। आलोक जी का गुस्सा वहां कोई समझ नहीं पाता। आलोक जी को आदित्य से चिढ़ मची हुई थी। उसके साइन पर इतना बड़ा इल्लीगल काम करवा गया और वो कुछ नहीं कर पाए। सुधा जी के पूछने पर आन्या उन्हें बताती है, नहीं माँ, वीर भाई आए थे। वीर का नाम सुनते ही कृति आन्या को देखने लगती है तो सुधा जी बोलती है, तो फिर अंदर क्यों नहीं आया। आन्या, वो उन्हें कुछ जरूरी मीटिंग थी, उन्होंने शाम को आने का बोला है। सुधा जी हाँ में सिर हिला देती है, पर कीर्ति के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष इस समय प्रिया के घर पर खड़ा था और वो बोलता है, प्रिया जल्दी करना, लेट हो रहा है। तभी प्रिया अपना बैग लेकर बाहर आती है और बोलती है, चल चल मैं चल रही हूँ। ये कह वो उसके साथ निकल जाती है। पीयूष अपनी कार एक मॉल के सामने रोकता है। वो मॉल को देख प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलती है, पीयूष तो इतने बड़े मॉल में आया है, तुझे पता भी है यहाँ कपड़े काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। पीयूष अपनी कार को पार्क कर बाहर निकलते हुए, तो तू भी द ग्रेट पीयूष के साथ आई हुई है। तुझे पता भी है मेरा बैंक बैलेंस कितना है, और मेरे पिता को तो तू जानती है यहाँ के कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। उसकी इतनी हाई फाई बात सुन प्रिया घूर कर बोलती है, अच्छा बस मैं जान गई कि तुम काफी अमीर हो, चलो। अंदर इतना बड़ा शोरूम देख प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है। पीयूष भी अपना कपड़ा सब सिलेक्ट कर रहा था और प्रिया को दिखाए जा रहा था। जितना ही खुश प्रिया आते समय थी उतना ही उसका चेहरा लटक गया था, क्योंकि पीयूष ने उसे एक लड़की से भी ज्यादा कपड़े ड्रेस ट्राई कर करके परेशान कर दिया था। प्रिया, ये देखो कैसा लग रहा है, तो कभी कहता हूँ वह देखो कैसा लग रहा है। इतने में ही कम से कम उसने 10 से 15 कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे। अब नौबत ये थी कि प्रिया सोफे पर सर पकड़ कर बैठी थी। तभी पीयूष प्रिया को एक कपड़ा दिखाते हुए बोलता है, प्रिया यह वाला लास्ट है, ये ट्राई करने जाता है तभी उसकी किसी से टक्कर हो जाती है, वो लड़की गिर पाती। तभी पीयूष उसे कमर से पकड़ लेता है। सामने कोई और नहीं, सनाया थी, जिसे देख पीयूष के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तभी सनाया बोलती है, वो हेलो, अब मुझे छोड़ोगे या ऐसे ही पकड़े रहोगे। पीयूष अपने होश में आता है और उसे छोड़ देता है। तभी सनाया उसे पहचानते हुए बोलती है, वो तो तुम पीयूष हो ना। पीयूष किसी छोटे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है।
उसकी इस हरकत पर सनाया उसके बाल बिगड़ते हुए बोलती है, तुम कितने क्यूट हो। ये बोल प्रिया के पास चली जाती है। प्रिया भी अब तक सनाया को देखकर खड़ी हो गई थी और दोनों ही गले मिल जाती हैं और बोलती है, मैं भी शॉपिंग करने आई थी, उम्मीद नहीं था कि तुम लोग मिल जाओगी। तभी सनाया बोलती है, आर्या नहीं आई क्या। प्रिया बोलती है, नहीं बस हम दोनों आए थे। तभी सनाया बोलती है, चलो ना मेरे भी कुछ कपड़े सेलेक्ट कर दो। ये बोल प्रिया को खींचते हुए लेकर चली जाती है। हम दोनों भी, मेरी भी कुछ कपड़े से लिख करो। यह वह बेचारा पीयूष, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड गुज रहा था, तुम कितने क्यूट हो। उसे ये लाइन ऐसा लग रहा था जैसे सुरीला गाना बज रहा। तभी कोई आदमी उसे हल्का सा धक्का देते हुए कब से बुला रहा हो, बहरे हो गए हो क्या, चेंजिंग रूम अपने बाप का समझ रखे हो। तभी पीयूष अपने होश में आता है। वो उस आदमी को कुछ बोलने ही वाला होता है। वो चेंज रूम में चला जाता है। रात का वक्त आन्या किचन के स्लैब पर बैठी एप्पल खा रही थी और सुधा जी कीर्ति खाना बना रही थी। तभी सुधा जी बोलती है, आनु तूने अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा तो आदित्य को क्या खिलाती हो। तभी आन्या मुंह बनाते हुए, पर मम्मा मैं खाना बनाती हूँ लेकिन वो लोग मेरा खाना खाने से पहले ही वो सब मुझे भगा देते हैं। मुझे ये तक नहीं समझ में आता कि मैंने खाना अच्छा बनाया है या खराब। तभी कीर्ति चपाती बनाते हुए बोलती है, अच्छा दीदी आपने अपना बनाया खाना कभी ट्राई किया है। तभी आन्या, नहीं मैं बाहर ही लंच कर लेती हूँ और डिनर भाई बना देते हैं। सुधा जी घूरते हुए, क्या मतलब है तेरा। तो आन्या एप्पल खाते हुए, वीर भाई खाना बना देते हैं। वीर का नाम सुनते ही कीर्ति की दिल की धड़कन फिर से बढ़ जाती है। तभी सुधा जी उसे घूरते हुए, मतलब तू वीर से खाना बनवाती है। आन्या, बेफिक्रे से, मैं थोड़ी ना बोलती हूँ, वो सब लोग खुद ही बनाते हैं। सुधा जी तुम खाना ही ऐसा बनाती होगी कि वो बेचारे अपने से खाना बनाते होंगे और इसमें तेरी नहीं मेरी ही गलती है जो तुझे मैंने खाना बनाना नहीं सिखाया। क्या सोचते होंगे वो सब मेरे बारे में, और वो दिन भर काम करते हैं, तुम्हें कुछ तो सीखना चाहिए न आर्या। पर माँ मैं सीखती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, सब लोग खाते भी हैं। सुधा जी अन्या से कोई बहस नहीं करती क्योंकि वो जानती थी वो आन्या को इस मामले में नहीं समझा पाएंगे। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है तो आन्या खुश होते हुए लगता है भाई आ गए। वीर का नाम सुनते ही की रति का भी दिल धड़कने लगता है, पर वो किसी को महसूस नहीं होने देती। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठे थे। आलोक जी घूरकर वीर को देख रहे थे और वीर बेफिक्री से खाना खा रहा था, जैसे ना जाने कितने दिनों का भूखा हो। ये देख सुधा जी एक नजर आन्या को घूरती है और कुछ बोलती नहीं है। तभी वीर भी कहता है, वैसे आंटी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है, काश मुझे ऐसा खाना रोज मिलता। ये बोल एक नजर आन्या देखता है तो आन्या वीर को ही घूर रही थी। तभी वीर हकलाते हुए, मेरा मतलब आपके हाथों का खाना। तभी सुधा जी मुस्कुराते हुए, बेटा ये खाना मैंने नहीं कीर्ति ने बनाया है। ये सुनते ही वीर एक नजर कीर्ति को देखता है जो अपना सिर नीचे किए खाना खा रही थी, पर इस समय वो जानती थी कि उसकी क्या हालत है। वीर की बातें सुन आलोक जी बोलते हैं, अगर इतना ही खाने का शौकीन हो तुम लोग तो एक दो शेफ क्यों नहीं हायर कर लेते। वैसे भी तुम्हारा वो गुंडा मवाली बॉस कुछ ज्यादा ही कमाता आता है। तभी वीर आलोक जी को देख पूछता है, मिस्टर कपूर मेरा बॉस कमाता तो है पर उसे खाना घर के ही हाथ का अच्छा लगता है। आलोक जी कुछ नहीं बोलती। वहीं पर आसमा अपने ड्यूटी से आकर खाना खा रही थी। वो वीर से अधीरा के बारे में पूछना चाहती थी पर सामने बैठे अपने पिता को देखकर चुपचाप खाना खा रही थी, यह सोच कि वह बाद में पूछेगी। तभी वीर सुधा जी से पूछता है, वैसे आती आर्या की बुआ आने वाली थी, वह नहीं दिख रही है। आन्या अपना सिर नीचे किया खाना खाने लगती है। तभी सुधा जी बोलती है, कौन बुआ, वो तो नहीं आई और ना ही आने वाली थी। वीरा आन्या को घूरकर देखता है जो चुपचाप अपने प्लेट में सर गाड़े खाना खा रही थी। वीर समझ जाता है आर्या उससे झूठ बोली थी, वो इस समय कुछ नहीं बोलता। सभी लोग डिनर करने के बाद सुधा जी आन्या को अपने साथ बुला लेती है और वीर को रोकने के लिए बोलती है। वीर मानता तो नहीं है लेकिन आन्या की वजह से वह रुक जाता है। सुधा जी कीर्ति को इशारा करती है गेस्ट रूम दिखाने को। कीर्ति वीर को रूम में दिखाने लेकर चली जाती है। कीर्ति वीर को रूम में ले जाकर वो बोलती है, आप यहाँ रुक सकते हैं। ये बोल वह जैसे ही जाने लगती है वैसे ही वीर कीर्ति को पीछे से कमर से पकड़ते हुए गले लगा लेता है। कीर्ति सुधा जी के कहने पर वीर को गेस्ट रूम दिखाने ले जाती है। एक कमरे के अंदर जाकर बोलती है, आप आज यहाँ रुक सकते हैं। ये कह वो जैसे से ही जाने की होती है वैसे ही वीर भी उसे पीछे से खींचकर गले लगा लेता है। कीर्ति हड़बड़ा जाती है, उसे समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ। वीर उसके कमर पर अपने हाथों की जकड़न मजबूत कर देता है। कीर्ति हल्का सा कांपने लगती है तो वीर उसके कंधे पर अपनी चिन रख उसके कानों के पास जाकर बोलता है, बस कुछ देर रुक जाओ। ये बोल वो अपनी आंखें बंद कर उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लेता है और गहरी सांसें लेने लगता है। कीर्ति उसका ऐसा रिक्वेस्ट सुन वो कुछ बोल ही नहीं पाती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे, पर वीर का उसके पास होना उसे अच्छा लग रहा था। उसे कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। वह भी धीरे से अपना हाथ अपने कमर पर रखे वीर के हाथ पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लगभग 5 से 10 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी बाहर से आन्या की आवाज आती है, किट्टू कहाँ है तू। तभी कीर्ति होश में आती है और अपने सेंस में वो हड़बड़ा कर वीर से दूर हो जाती है।
तभी वीर उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है। कीर्ति की पीठ वीर के सामने था। वीर उसका पीछे से हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ पकड़े ही वह बोलता है, वैसे तुम खाना अच्छा बनाती हो और काफी टेस्टी भी, यह कह कीर्ति का हाथ छोड़ देता है। कीर्ति के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वह दौड़कर वहां से निकल जाती है। वीर के चेहरे पर एक मुस्कान और दिल में एक सुकून उतर जाता है। वीर कीर्ति को जाते हुए देख बोलता है, तुम दोनों बहनों की मासूमियत को मैं इन लोगों को कभी छीनने नहीं दूंगा। यह वीर अपने आप से प्रॉमिस करता है। सभी के सामने तुम दोनों के लिए मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, यह मेरा वादा है। ये बोल वो बेड पर लेट जाता है। उधर कीर्ति जब दौड़कर बाहर जाती है तो आन्या से टकरा जाती है। आन्या बोलती है, क्या हुआ, तू ऐसे भाव क्यों रही है। कीर्ति अपने आप को संभालते हुए, कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। आप अब बुला रही थी इसलिए मैं। आन्या, हाँ हाँ मैं तुझे बुला रही थी, चल मेरे साथ, यह बोल कीर्ति को खींच कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीयूष अपने घर के कमरे में इस समय लेटा हुआ था और वह अपने मोबाइल को लगातार देख मुस्कुराए जा रहा था। तभी पीयूष की बहन निम्मी उसका मोबाइल छीन लेती है और बोलती है, ऐसा भी क्या है मोबाइल में भाई जो उसे बड़े प्यार से निहारे जा रहे हो। ये कह वो मोबाइल को छीनकर देखने की कोशिश करने लगती है, पर तभी पीयूष दौड़कर उससे मोबाइल छीन लेता है। निम्मी उससे मोबाइल छीनने लगती है तो पीयूष बोलता है, देख मोटी तो ना ज्यादा बन मत, और किसी का भी फोन ऐसे छीना जाता है। तभी निम्मी कमर पर अपने हाथ रखते हुए, जो तुम मेरी जासूसी करते रहते हो उसका क्या। पीयूष, वैसे भी तू मेरी बहन है, तेरे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है, तो तेरे बारे में हर खबर रखना यह मेरी जिम्मेदारी है। तभी निम्मी मुंह बनाते हुए, अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ ज्यादा ही फिलॉसफी झाने की जरूरत नहीं है, और चलो माँ को भी बुला रही है, डिनर रेडी है। ये बोल वो चली जाती है। उसके जाने के बाद पीयूष उस फोटो वाली लड़की को देखते हुए बोलता है, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ रहा, मैं तो एकदम बैरागी बन गया हूँ, और अपने दिल पर हाथ रख, पहली बार किसी के लिए ये दिल धड़का है। वो फोटो वाली लड़की और अपने मोबाइल पर हल्का सा किस कर लेता है। तभी रूम की डोर से झांकते हुए निम्मी चिल्लाते हुए बोलती है, माँ भैया अपने मोबाइल में किसी की किसी वीसी ले रहे हैं। तभी पीयूष उसे दौड़ाता है। निम्मी भाग जाती है। निम्मी पीयूष की छोटी बहन, उम्र 21 साल, हल्की गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी प्यारा पतला होठ, कुल मिलाकर काफी ज्यादा खूबसूरत। छोटे छोटे कंधे तक बाल, चेहरे पर टॉमबॉय तक की तरह कपड़े पहनने वाली काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। नीचे डिनर टेबल पर उसकी मां नीलम जी प्लेट में खाना लगा रही थी। तभी उनके पीछे निम्मी दौड़ते हुए आती है और बोलती है, मां अब आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीलम ना समझी में उसे देखती है तो पीयूष दौड़कर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए, छोटी तू आजकल बहुत ज्यादा बात करने लगी है। नीलम जी पीयूष के कान पकड़ते हुए बोलती है, तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बदमाशी चलने लगी है। पीयूष उसके मुंह पर से हाथ हटा देता है और निम्मी को घूर कर देखता है, जैसे आंखों ही आंखों वार्निंग दे रहा हो। यदि तूने बताया तो तेरी खैर नहीं है। निम्मी भी कुछ बोलते बोलते चुप हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, कुछ नहीं मैं बस बोल रही थी, मैं भी अब आपकी हेल्प कराया करूंगी। ये कह खाना परोसने लगती है। नीलम जी अपनी बेटी की नौटंकी देख सिर हिला देती। नीलम जी बोलती है, वैसे पीयूष तुम्हारा तो इस बार कॉलेज लास्ट है, क्या करने का विचार है। पीयूष, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा, उसके बाद अपना खुद का एक हॉस्पिटल खोलूंगा। तभी नीलम जी कहती है, ये सब बेटा इतना आसान नहीं है, आजकल के इतने बड़े कंपटीशन के दौर पर आगे बढ़ना मुश्किल है। तभी पीयूष खाना खाते हुए बोलता है, माँ मुझे पैसे नहीं कमाना है, लोगों के लिए कुछ करना है, और मैंने जो सोचा है मैं वो करके दिखाऊंगा। ये कह वो अपना खाना खाने लगता है। नीलम जी को अपने बेटे पर प्राउड फील करती है। तभी निम्मी कहती है, माँ पापा कहाँ है। नीलम, तुम्हारे पापा 2 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। पीयूष बोलता है, उन्हें बाहर घूमने के अलावा आता ही क्या। नीलम जी उसे घूर कर देखते हैं तो पीयूष अपना खाना खाने लगता है। अगली सुबह कपूर हाउस में सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। कीर्ति और सुधा जी ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लाकर रख दी थी। तभी वीर फ्रेश होकर बाहर डिनर टेबल पर आता है और वो बोलता है, आन्या अब हमें चलना चाहिए। तभी आन्या रिक्वेस्ट टोन में बोलती है, भाई आज तो आपको ऑफिस जाना है ना, और आज तो संडे भी है, प्लीज ना आप वापसी में मेरे को ले चलना। तभी सुधा जी बोलती है, हाँ बेटा वैसे भी आदित्य नहीं है। वीर कुछ सोचते हुए, ठीक है। तभी आलोक जी बोलते हैं, सुधा तुम्हें इससे पूछने की क्या जरूरत है, मेरी बेटी है, वो जब चाहे तब रुक सकती है, मैं भी देखता हूँ कौन से जबरदस्ती ले जा सकता है। तभी प्रकाश जी बीच में बोलते हैं, हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, ये गुंडे मवालियों की टोली अपने आप को समझते क्या है। वीर जो कुछ कहने वाला था उसकी नजर आना और कीर्ति पर जाती है तो दोनों को ऐसे झगड़ते देखा उन दोनों का चेहरा उतर जाता है। वीर कुछ बोल नहीं पाता। तभी आसमा भी सीढ़ियों से उतरते हुए डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। आसमा की आंखें इस समय लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे भर रात भर सोई ना हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद वीर वहां से निकल जाता है। कीर्ति वीर को जाते हुए देखती रहती है। आशिमा भी एक नजर वीर को जाते हुए देखती रहती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती। उसे वीर से बात ना होने पर एक मलाल सा रह जाता है और उसके आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं।
पर वो उसे तुरंत पहुंच अपना खाना खाने लगती है। पर प्रकाश जी उसके हर चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे थे। शायद एक बाप होने की वजह से वो समझ गए थे कि आसमा क्या चाहती थी, पर वो कुछ बोलते नहीं और अपना खाना खाने लगते हैं। सुधा जी आलोक जी से पूछती है, आज आपने छुट्टी ली थी, कोई वजह? आलोक जी बड़े ही गर्व से मुस्कुराते बोलते हैं, मेरा अपना कोई करीबी आने वाला है और मैं चाहता हूं आप सभी उससे मिले। वो मेरा बिजनेस पार्टनर बनने वाला है। और आन्या बेटा, आलोक जी के बुलाने पर उनकी तरफ देखती है। तो आलोक, हम चाहते हैं कि आप भी वहां रहे। आन्या कुछ बोलना चाहती थी पर वो बोलते हैं, हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते। आन्या कुछ नहीं कहती और अपना चुपचाप सर नीचे कर खाना खाने लगती है। वही आतिमा अपना ब्रेकफास्ट कर अपने रूम में चली जाती है और बालकनी के बाहर एकटक देख रही थी, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। आसिमा जैसे ही पीछे घूमती है तो आन्या को देखती है तो मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ आनू, कुछ काम था? आन्या थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करते हुए, आपको नहीं लगता कि आप बदल गए हो? आशिमा नासमझी में देखती है तो आन्या बोलती है, एक समय था आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रहते थे। अब तो मेरी शादी हो गई। अब तो आप मुझसे मिलने और बात करने के बजाय आप खोई खोई रहती हैं, क्या मैं जान सकती हूँ? आतिमा को भी एहसास होता है कि वो अपनी मजबूरी की वजह से इस बात का तो ध्यान ही नहीं रहा उसके आगे पीछे कौन है। आशिमा अन्या की तरफ देखकर बोलती है, अच्छा बाबा सॉरी, मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई। चलो जब तक तुम्हारा भी देवर नहीं आता तब तक हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं। ये कह वो जाने ही लगती है, तभी आन्या उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, डिडू कुछ और बात है क्या? आतिमा उसे देखती है तो आन्या कहती है, आप कुछ खोई खोई सी लगती है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, आपकी यह बहन या दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगी। आसिमा आन्या की बात सुनते हुए मुस्कुरा देती है और उसके गाल खिंचते हुए बोलती है, हाँ बच्चा, मुझे पता है तू बड़ी हो गई है और सब कुछ समझ सकती है। आफ्टर ऑल तुम्हारी शादी हो गई है, पर सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिस का कुछ टेंशन वाला काम है। आन्या मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है और आसमा के पीछे चल जाती है। दिन के 12 बजे से 1 बजे बज गए थे। तभी कपूर हाउस के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। तभी पीछे से 2 गाड़ी और उतरती है और उस पर से बॉडीगार्ड उतर आगे वाली गाड़ी का गेट ओपन करते हैं। टाइम को देखते हुए आलोक जी और प्रकाश जी तुरंत बाहर जाते हैं। सामने वाले इंसान को देख मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हेलो मिस्टर ओब्रॉय, वेलकम टू माई होम। सामने कोई और शिवांश ओब्रॉय था। वो मुस्कुराता है, थैंक यू सर, यह मेरी खुशनसीबी है कि आपने हमें अपने घर पर बुलाया। ये बोल प्रकाश जी और आलोक जी के पैर छू लेता है। ये देख आलोक जी तो गदगद हो जाते हैं। वो सभी अंदर आते हैं तो सुधा को देख उसके पैर छू बोलता है, कैसी है आंटी? सुधा जी मुस्कुराकर बोलती है, मैं ठीक हूँ बेटा, बड़े दिन बाद मिलना हुआ। ये बोल वो आदर उसे बैठने का इशारा करती है। शिवांश चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे आन्या और आतिमा दोनों आती हुई नजर आती है। उसकी नजर एक तक अन्य पर ही टिकी हुई थी। अन्य जो अपने पुराने कपड़ों में से आज उसने एक टी शर्ट और एक फुल लॉन्ग कलर का स्कर्ट पहना हुआ था और उस पर एक पतली सी श्रग डाला हुआ था। वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। पर आलोक जी और प्रकाश जी शिवांश को ऐसे देखते हुए थे, दोनों ही अपने मन में अपने अपने विचार बनाने लगते हैं। आलोक जी, मैंने हमेशा से सोचा था तुम्हारी शादी मैं शिवांश से करवा दूंगा, पर रमेश के कहने पर मैंने पूरब से तुम्हारी शादी तय कर दी। पर वह भी नसीब टूटा तो तुम उसका तारांकन के हत्थे चढ़ गई। तो वही प्रकाश जी देखकर अलग ही लड्डू पटा रहे थे, यदि मैं आशिमा की रिश्ते की तो शिवांश से करूँ तो। शिवांश आन्या को देखा मन में बोलता है, कितनी मुद्दतों के बाद मिलना हुआ आपसे। आपके चेहरे का नूर छाई है मेरे पर, अपनी आंखों से कभी ओझल ना होने दो आपको। तेरे देखने भर से ये दिल धड़कता है मेरा, बस एक बार आपके लफ्ज कुछ कह दे हमसे। कितनी प्यारी लग रही हैं आप, जब से आपसे मिला हूं तब से मेरे नजरों में घर बनाकर बैठ चुकी है। आप आंखें बंद करता हूं तो आप, सोता हूं जागता हूं तो आप, हर तरफ आप ही नजर आती हैं। अपने कुछ ही समय में मुझे पागल बना दिया है। तभी सुधा जी आन्या और आशिमा को शिवांश से मिलवा आती है। सुधा जी कहती है, आन्या ये तुम्हारे मामा के दोस्त के बेटे हैं। आन्या जब शिवांश की तरफ देखती है तो उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है, तभी उसे याद आ जाता है और वो बोलती है, आप सुधा जी, क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? माँ, हम लोग 1 या 2 बार मिले थे। तभी शिवांश कहता है, कभी कभी का कोइंसिडेंस जिंदगी भर याद रह जाती है। आन्या बोलती है, जी आप कुछ कह रहे थे? शिवांश, नहीं, मेरे कहने का मतलब हमारा इत्तेफाक से मिलना भी आपको याद रहा, ये तो हमारी खुशनसीबी है। सभी उसकी बातों पर मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद सभी लंच पर बैठे बातें कर रहे थे। आलोक जी कुछ बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे तो वही अन्य और आशिमा दोनों अपने ही खाने में मगन थी और कीर्ति उन दोनों को बार बार इशारा कर रही थी। लेकिन ये दोनों अपने में ही मग्न लबालब हाथों से खाए जा रही थी, जिससे देखा कृति नामे अपना सिर हिला चुपचाप खाना खाने लगती है। उन दोनों को ऐसे देख शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुछ देर बाद लंच और अपनी मीटिंग के बारे में बात करने के बाद शिवांश जाने की इजाजत मांगता है।
सुधा जी और आलोक जी उसे रुकने का बोलते हैं पर वह ये कह चला जाता है कि उसने अपना हाल ही में एक विला खरीदा है और अब वह यहीं पर है और बीच बीच में आता रहेगा। जाते समय वो आन्या के पास जा बोलता है हम फिर मिलेंगे, ये कह वो चला जाता है। आर्या का मुंह बन जाता है और बोलती है हम भला क्यों मिले आपसे। तभी पीछे खड़ी सुधा जी जो कब से शिवांश की एक एक हरकत देख रही थी आन्या के प्रति, वो मन में बोलती है जो मैं देख रही हूँ यदि वो कुछ हद तक भी सही हुआ तो आदित्य किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो आन्या हो चाहे वो लड़का। मुझे पहले ही यह सब रोकना होगा। ये बोल वो कुछ सोच चली जाती है। कुछ देर बाद वीर आता है और आन्या को लेकर वहां से चला जाता है। रात का समय कपूर हाउस के बाहर आशिमा अपना मन न लगने पर बाहर टहल रही थी। कुछ दिनों से प्रकाश जी देख रहे थे कि आतिमा कोई बगावत नहीं कर रही है तो वह भी सुकून से जाकर सो जाते हैं। पर शायद उनकी यही सबसे बड़ी गलती हो गई थी। आसिमा टहल रही थी तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट महसूस होता है। वो पीछे देखती है तो कोई नहीं होता है, तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसे एक तरफ ले जाने लगता है। वो चिल्लाने वाली होती है लेकिन उसके मुंह पर हाथ होता है, तभी वह इंसान उसे पलटकर अपने सामने कर देता है। तो आशिमा जैसी ही वह इंसान को देखती है उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अपना हाथ हटा देता है तो उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अपने रूम में सोई हुई थी, पर तभी उसका फोन एक बार बजता है जिस पर एक अननोन नंबर था। एक बार इग्नोर कर देती है पर बार बार आने पर उस कॉल को उठाकर बोलती है क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो। तभी उसे उधर से एक बहुत ही शांत पर लेकिन भारी आवाज आती है, अभी के अभी बाहर आओ। यह आवाज सुन कीर्ति तो उछल पड़ती है। वो बार बार फोन को देख रही थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो सोच रही है वही है। उधर से कॉल कट जाता है। कृति सोचती है कि रात को बुलाया है, उसे समझ नहीं आ रहा था पर फिर कुछ सोचकर नीचे चली जाती। आसिमा का आज दिल बेचैन था। उसे अधीरा से मिले 10 दिन के लगभग हो गया था जब से अधीरा ने इनडायरेक्टली अपने प्यार का इजहार किया था। आशिमा जो एक नज़र में ही अधीरा से प्यार करने लगी थी, पर अचानक उसके पिता का 2 लोगों में से एक चुनना उसे तड़पा कर रह गया। उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके पिता थे, क्योंकि माँ ने कभी उसका ख्याल रखा नहीं और पापा ने उसको हर एक खुशियां दी जो वो चाहती थी। तो कैसे वो अपने पापा को छोड़ अपने प्यार को चुनती। पर पहली बार उसका किसी के लिए दिल धड़का था। वो तड़प कर रह जा रही थी, वो क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। बाहर हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी मौसम, वही टहल रही थी। तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगती है पर हवा के झोंके का कुछ खड़खड़ आहट सुन वो फिर से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए टहलने लगती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही अपना मार्शल आर्ट यूज करने की सोची तभी कोई उसके हाथ को पकड़ उसके मुंह पर हाथ रखते हुए एक तरफ ले जाता है। वो छटपटाने लगती है, शायद वो इंसान उससे भी ज्यादा ताकतवर था। आसिमा कुछ बोलने ही वाली थी तभी वो इंसान उसे दीवार की तरफ ले जा उसे अपनी तरफ पलट देता है। उस इंसान को देखते ही उसके आंखों से दब आंसू बहने लगते हैं और वो इंसान उसके चेहरे से अपना हाथ हटा ही रहा था तभी आसिमा उस इंसान के गले लग जाती है। उसकी शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में भरते हुए वो उसके सीने में सर रख जोर जोर से रोने लगती है। तो इंसान वैसे ही खड़ा रहता है बिना इमोशन के साथ। अधीरा उसे आशिमा का रोना करुणा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही। अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है तो बस एक बार बताओ, मैं उसकी हलक से जान निकाल लूंगा। आशिमा के कान में जैसे ही यह शब्द पड़ते हैं वो गुस्से में अधीरा को झटक देती है और बोलती है तुम्हारे ही कारण आज मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। अलग वर्ड सुनते ही अधीरा गुस्से में आसिमा के जबड़े को अपने हाथों में बींच लेता है और बोलता है ये शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आशिमा रोते हुए ही हंस कर बोलती है वो तो मेरे मुंह से अलग नाम सुनते ही तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है तो सोचो यदि जो मुझे और तुम्हें अलग करने की कोशिश करेगा उसका तुम क्या करोगे। अधीरा गुस्से में बोलता है उसकी जबान खींच लूंगा और उसे इतना तड़पाऊंगा कि मुझसे मरने की भीख मांगेगा। चटाका अधीरा का गाल एक तरफ झुक गया क्योंकि आशिमा ने उसे बहुत जोर से एक थप्पड़ लगाया था और अधीरा जिसको इस चीज की उम्मीद नहीं थी वो एक कदम बढ़कर आशिमा का गला पकड़ लेता है और बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। जिससे बात करने में भी लोग डरते थे। आशिमा ने तो सीधे एक थप्पड़ भी लगा दिया और उसे पता तक नहीं कि उसने किया क्या है। वो आसिमा का गला दबाते जा रहा था और आसिमा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो छटपटाने लगती है, उसके आंखों से हर हर करके आंसू बह रहे थे। तभी वो आंसू अधीरा के हाथों पर पड़ता है तो वह अपने संस में आता है और वह उसे हड़बड़ा कर छोड़ देता है। आशिमा वही बगल में बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अधीरा जिन हाथों से आशिमा का गला पकड़ा था उसी हाथों को दीवार पर जोर जोर से गुस्से में मारने लगता है। इतनी जोर से मारने से दीवार पर लग उसकी हाथों से खून रिसने लगता है, पर उसको जैसे फर्क ही ना हो। शायद माफिया गुंडा उसका क्रूएलपन ही था जिसमें वो आसिमा को नहीं देख पाया और ना ही अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाया। पर अब उसे एहसास हो रहा था उसने उस इंसान को मारने की कोशिश की जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल है, या फिर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो उसकी जिंदगी है। आशिमा रोते हुए और गहरी सांस लेते हुए अधीरा की इस हरकत को देख रही थी।
तभी अधीरा अपने गुस्से को काबू करते हुए वो जैसे ही आसिमा के पास आता है, आसिमा अपने आप को संभालते हुए उठकर खड़ी होती है और उसे गुस्से में दूर धकेल देती है और बोलती है, खबरदार जो मेरे पास आए नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया है। मेरे पापा सही कहते थे, तुम एक कमीना और माफिया और बेरहम इंसान हो जो किसी को भी मारने से पहले एक बार नहीं सोचते। शायद जरूरत पड़ने पर तुम मेरे अपनों को भी मार दोगे जो मुझे जिंदगी दी है। ये कह वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। अधीरा एकटक आसिमा को जाते हुए देख रहा था और फिर वहां से गुस्से में गाड़ी में बैठ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अपने रूम में सो रही थी, तभी उसका फोन बजने लगा। वो उस पर फोन देखती है तो उसमें अननोन नंबर था। वो नहीं उठाती पर अगले पर फिर से कॉल आने लगता है। इमरजेंसी सोच वो कॉल को रिसीव करती है तो उधर से धीमी लेकिन गहरी आवाज आती है, अभी के अभी हमसे बाहर मिलो। ये बोल वह इंसान कॉल कट कर देता है। कीर्ति जो पहले समझने की कोशिश कर रही थी पर अगले ही पल जैसे से समझ आता है वो उठकर बैठ जाती है और सोचने लगती है वो क्यों आए हुए हैं। वो नीचे चली जाती है। नीचे देखती है तो आसिमा अपने रूम में जा रही थी, फिर चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं रहता। वो धीरे से बाहर निकल जाती है। गेट के बाहर जैसे जाती है उसे एक पेड़ की तरफ एक गाड़ी नजर आती है। वो वहां चली जाती है तो देखती है वीर कार से टेक लगा खड़ा था। वीर को देखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और अपने हाथों को एक दूसरे से रब करते हुए थोड़ी घबराहट से वो वीर के पास जाती है। वीर एक नज़र कीर्ति को देखता है जो इस समय एक छोटी सी टी शर्ट जो उससे कमर तक तो था लेकिन फिर भी उसे उसकी हल्की कमर दिख रही थी और वही शॉर्ट पैंट जो उसके घुटने को काफी ऊपर था, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीर उसे अपने पास बुलाता है, इधर आओ। उसके आवाज में थोड़ा रूखापन था जिसे कीर्ति महसूस कर रही थी। वो धीरे से वीर के सामने जाती है तो वीर उसका हाथ पकड़ अपने सामने कर देता है। उसके ऐसे करने से कीर्ति थोड़ा डर जाती है। वीर कीर्ति को ध्यान से देखता है। वीर की नजर अपने ऊपर पा वह अपना नजर से अपना चेहरा नीचे कर लेती है, अपने मोबाइल में एक कर देता। जैसे जैसे कीर्ति मोबाइल में वीडियो देखती जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन में बढ़ती जा रही थी और उसके माथे से पसीने आने लगते हैं। वो कांपने लगती है और थोड़ा डरते हुए बोलती है, वो उसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं उसके मुंह से कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा था और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो रोने लगती है। वीर कीर्ति को देख उसे खींचकर अपने गले से लगा देता है। कीर्ति भी उसे जोर से पकड़ लेती है और उसके सीने में सिर छुपा रोने लगती है। वीर उसके बालों को सूखते हुए बोलता है, एस एच एस एच एस एच। कुछ देर बाद कीर्ति थोड़ी शांत होती है। उसे फील होता है कि वो वीर के एकदम पास है तो वह धीरे से अपने आप को दूर करती है तो वीर उसे दूर जाने नहीं देता। कीर्ति वीर की तरफ देखने लगती है तो वीर भी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम मुझे ये कब बताने वाली थी। कृति की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, मैं आपको बताने वाली थी लेकिन फिर उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो मैं भी यह कहते कहते रुक गई क्योंकि वीर ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी थी। तभी वीर कहता है, ये फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक है, आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि तुम मुझे पहले फोन करोगी। ये बोल कीर्ति के हाथ से मोबाइल ले अपने कॉल किए हुए नंबर पर अपना नाम लिख देता है। दरअसल यह वो वीडियो था जब सब्जी मार्केट से कीर्ति को खींचकर गैलरी में ले गया था। तब आदित्य के बॉडीगार्ड जो कीर्ति के पीछे लगाए गए थे वो उन्हें देख वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिया गया था जब कुछ गलत होने का आशंका हो तभी वो सामने जाए और वो वीडियो जो वह वीर को भेज दो चुके थे उसने आज देखा। कीर्ति मुश्किल से एक गहरी सांस लेती है तो वीर कहता है, संभल कर रहना। ये बोल जाने लगता है। वो कुछ दूर आगे चलता ही है तभी वो रुक जाता है। कीर्ति जो लगातार उसे देख रही थी उसके रुक जाने पर नासमझी में देखती है तो वीर वापस आता है और कीर्ति के एकदम पास आ झुककर उसके होठों पर हल्का सा किस कर वहां से चला जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कीर्ति तो सदमे में ही थी। वो अपने होठों पर अपने हाथ रख लेती है जहां पर वीर ने सिर्फ टच किया था। यह एहसास उसके लिए नया था। भले ही वो वीर के साथ एक रात बिता चुकी थी पर वो सिर्फ नशे में था और उसे सिर्फ हल्की हल्की यादें थी। पर महसूस उसे आज हुआ। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो वहां से चली जाती है। पर बेचारी की फूटी किस्मत कोई तथा जो छत से वीर और कीर्ति की सारी हरकतों को देख रहा था। उसके हाथ रेलिंग पर कस जाते हैं पर कोई और था जो छुपकर वीर और कीर्ति को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, अब आएगा मजा मिस कीर्ति कपूर। कोई की जिंदगी सुलझ रही थी तो कोई भी उलझ पर इन सबसे विपरीत आर्या जो अपने रूम में आराम से सोई हुई थी। कोई उस रूम में कदम रखता है। वो रूम में आकर मध्यम रोशनी में सो रही आन्या को देखता है। वो उसके पास बैठ उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए बोलता है, मिस राजवंश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे ना रहने का खूब फायदा उठाया है तुमने और मैं जितना तुमसे कहूं लड़कों से दूर रहो। पर तुमको तो उन सब के पास जाना है या आने देना है। पर लगता है मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ गया हूं। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम्हें किसी के पास जाने से भी तुम्हारी रूह का। ये बोल वह इंसान जो कि आदित्य था उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस भरी स्माइल हो जाती है। तभी आन्या कसमसाती है तो आदित्य उसी के बगल में लेट जाता है। पर वो जैसे कुछ सोच रहा हो तभी आना घूमकर उसके बॉडी पर अपने हाथ पैर रखकर सो जाती है।
आदित्य की आंखें छोटी हो जाती है। आन्या को जैसे ही आदित्य का स्पर्श मिलता है वो उससे और चिपक कर उसके सीने पर सर रख गहरी नींद में चली जाती है। आदित्य उसके बालों को सहलाने लगता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी जो ये बयां कर रही थी कि कुछ तो गलत होने वाला है आन्या के साथ। और वह क्या, ये तो आदित्य ही जानता था। आन्या जब सुबह यौन करते हुए उठती है तो उसे अपने बॉडी से कुछ हल्की हल्की स्मेल आ रही थी। वो अपने आप को स्मेल करने लगती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, इसका मतलब आदित्य आए थे। ये सोच ही वो उठकर दूर की तरह भागती है। फिर वो तुरंत रुक जाती है। वो बोलती है, मैं कितनी पागल हूँ। फिर वो वॉशरूम चली जाती है। वो नीचे जाती है तो देखती है वीर अर्जुन और अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा आदित्य अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। आन्या खुश होते हुए आदित्य के पास जाती है और बोलती है, आप कब आए और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं। पर आदित्य उससे कुछ बोलता नहीं। आन्या को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर से वो चहकते हुए आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। तो आदित्य एक नज़र उस हाथ को घूरता है। फिर आन्या को पता नहीं क्यों पर आर्या को आदित्य के ऐसे देखने से डर लगने लगता है और वह दूर हो जाती है। तभी वीर कहता है, आन्या ब्रेकफास्ट करो। आन्या ब्रेकफास्ट करने लगती है। इस बीच आदित्य एक बार भी बात नहीं करता। आन्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन में सोचती है कि वो कितना आदित्य को मिस किया और कितना तड़पी उसके लिए, कितना इंतजार किया, लेकिन आज आदित्य आए हैं तो एकदम से ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे वो मुझे जानते ही ना हो। वो मन में सोचने लगती है, क्या उसने कोई गलती की, एक पर उसे ऐसा कुछ नजर नहीं। आन्या बेमन से ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी आदित्य अपना ब्रेकफास्ट कर वहां से उठकर चला जाता है। आदित्य को जाते हुए आन्या देखती ही रह जाती है और उसकी आंखों में रुके आंसू बाहर निकल आते हैं। अर्जुन एक नजर आन्या को देख आदित्य के पीछे चला जाता है। वीर आन्या की आंखों में आंसू देख वो बोलता है, चलो आर्या, लेट हो रहा है, तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। आन्या ऊपर अपना बैग लेने चली जाती है। कॉलेज में प्रोफेसर इस समय सभी को अपना लेक्चर सुना रहे थे पर आन्या तो कहीं गुम थी। तभी उसे प्रिया धकियाते हुए बोलती है, आन्या तेरा ध्यान किधर है, इधर देख लो, मोटू कुछ बता रहे हैं। उनकी नजर तेरी पर पड़ गई तो खैर नहीं है। आन्या कुछ नहीं कहती, वैसे ही बैठे रहती है। पर शायद भगवान ने प्रिया की सुन ली और प्रोफेसर अन्या को देख लिया और वो बोलता है, गेट अप। आन्या को तो ध्यान ही नहीं था। प्रिया उसे हल्का सा धक्का देती है तो वो अपने संस में आती है। आन्या घबराकर उठती है और बोलती है, और जी सर, आपने कुछ कहा। प्रोफेसर आन्या को घूरते हुए, कहने को तो मैंने बहुत कुछ कहा पर आप बस अभी का बता दीजिए कि अभी मैंने क्या कहा। आन्या कुछ कह नहीं पाती। तभी प्रोफेसर गुस्से में बोलता है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो नाम कटवा कर घर पर रहो, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। इस देश में आन्या नाम की एक डॉक्टर कम हो जाएगी तो पेशेंट मर नहीं जाएंगे। ये सुनते ही सभी लड़के हंसने लगते हैं। अन्य को बहुत इंसल्ट फील होता है। वो कुछ बोलती नहीं है तो वो प्रोफेसर अन्य को बोलता है, गेट आउट ऑफ माई क्लास। आन्या चुपचाप वहां से चली जाती है। प्रिया को भी उस प्रोफेसर की बात पर गुस्सा तो आ रहा था, कुछ बोलती नहीं, वो भी अपना बैग लिए बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद लंच पर पीयूष आन्या को देखकर कहता है, 2 दिन बाद हमारी मेडिकल ट्रिप जा रही है, तूने अपने उस खड़ूस पति से पूछा कि नहीं। आन्या मायूस सी शक्ल बनाकर ना में सिर हिला देती है तो वो कहता है, मेरे हिसाब से तो वो तुझे जाने नहीं देगा, पर फिर भी तुझे एक ट्राई तो करना चाहिए, ना कहने से बेटर है एक बार पूछ लेना। आन्या हाँ में सिर हिलाती है। तभी कीर्ति आते हुए बोलती है, क्यों भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जीजू तो दीदी को बहुत प्यार करते हैं और वो दीदी को मना कर ही नहीं सकते। तभी पीयूष मुंह बनाते हुए बोलता है, वो तो मुझे दिखता ही है, सारे के सारे सनकी और पागल दिखते हैं। पिया और अन्य दोनों ही उसे घूरते हैं तो पीयूष अपना लंच करने लगता है। तभी कोई कीर्ति का पीछे से आंख बंद कर देता है। कीर्ति हड़बड़ा जाती है। तभी कोई पीछे से बोलता है, बताओ भला मैं कौन हूँ। उसकी आवाज सुन कीर्ति का मुंह बन जाता है और वो बोलती है, निम्मी, तू फिर से मेरे पीछे पीछे आ गई। निम्मी अपने हाथ हटाते हुए बोलती है, अब जहां मेरी जाने जाना होंगी वही तो मैं भी होंगी ना। वो पीयूष की तरफ देखकर कहती है, भाई आपने बताया कि मैं यहाँ पर एडमिशन करवाई हूँ। पीयूष बेफिक्री से बोलता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने मुझसे पूछा कि आजकल कीर्ति मुझे नहीं दिखती, मुझे टेंशन हो रही है, तो मैंने बता दिया। कीर्ति निम्मी को घूरते हुए, अच्छा इसे और मेरी टेंशन हो रही है। ओ गॉड, ये बात तो मुझसे निली भी नहीं जा रही है। ये कह वो प्रिया के बगल में बैठ जाती है। तभी निम्मी अपना मुंह फूलाते हुए आन्या के पास जाकर बोलती है, दी देखो ना, मैंने सिर्फ इसके लिए अपना एडमिशन यहाँ पर करवाया और यह है कि मुझसे ऐसे मुंह बनाकर बात कर रही है। आन्या कृति को घूरती है तो कीर्ति आन्या की तरफ देख बोलती है, आप मुझे कैसे देख रहे हो दी। यह मुझे उस स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड की बातें बता बताकर मेरा सिर खा जाती थी। मैं अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती थी। तभी निम्मी कीर्ति की तरफ देखकर बोलती है, इस बार नहीं, पक्का मैं इस कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ। तू देखना, अगर मैंने इस बार तुझे परेशान किया तो तू मुझे मार मार कर भगा देना। उसकी इतनी क्यूट बातों पर सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कीर्ति भी मुस्कुराने लगती है। कीर्ति और निम्मी स्कूल टाइम से दोस्त है। जब पीयूष से प्रिया और आन्या की दोस्ती हुई थी तब भी उसके घर पर आन्या का आना जाना होता था।
तो साथ में कीर्ति भी जाया करती थी। तब उसे वहां पर निम्मी मिली थी और इत्तेफाक से वो उसके स्कूल की क्लासमेट थी। तभी से दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। वो सभी लंच कर ही रहे थे, तभी बगल वाले टेबल पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। सुना है कि यहाँ कोई नई मैडम आने वाली है। दूसरा, वो सुबह ही तो आई थी अपना रिज्यूम देने। क्या गजब की खूबसूरत थी, मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, दूसरा लड़का, हाँ सुना है कि वो यहाँ की डांस टीचर बनेगी। क्योंकि हर साल फंक्शन से रिलेटेड जो भी कंपटीशन होता है यहाँ पर हर साल डांस टीचर आती है, पर इस बार भी तो गजब की लग रही है। ये सब सुन पीयूष बोलता है, लगता है कोई नई लेडी टीचर आने वाली है। हमारे इस साल की कंपटीशन को करवाने सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी वीर एक फाइल लेकर केबिन में आता है और आदित्य की तरफ रख वहां पर बैठ जाता है। आदित्य एक नजर वीर को देखता है, फिर अपना काम करने लगता है। तभी वो बोलता है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? आदित्य, क्या कर रहा हूँ? वीर, आन्या को इग्नोर। आदित्य अपनी आंखें चढ़ाते हुए, तुझे नहीं लगता एक पति पत्नी के बीच में तुझे नहीं पढ़ना चाहिए? वीर, नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि मैं भी उसी घर में रहता हूं और मैं तुम्हारा इस तरह का बिहेवियर उस लड़की के प्रति बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस लड़की को मैंने अपनी बहन माना है। आदित्य कुछ नहीं कहता। वीर गुस्से में थोड़ा बोलता है, उम्मीद करता हूं कि तू कुछ गलत नहीं करेगा, ये कह वह चला जाता है। आदित्य उसके जाते ही कुर्सी पर लीन होकर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलता है, ये करना जरूरी है मेरे भाई। तभी तो उसे सबक मिलेगा और मेरी बात ना मानने का एक छोटा सा पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए, ये कह वो मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांश अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा अपना काम कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो फोन रिसीव करता है तो उधर से एक आवाज आती है, हेलो माय सन। एक शिवांश बोलता है, हेलो केडीआई। उधर से केडी बोलता है, तो कैसी लगी तुम्हें आन्या कपूर? ये सुनते ही शिवांश आंखें बंद कर आन्या की छवि को याद करने लगता है और वो बोलता है, क्या चाहते हैं? केडी मुस्कुराकर, ओहो, तो अपने अंकल से अब बात भी छुपाया जा रहा है। कोई बात नहीं, नया नया खून है। मैंने जो कहा था वो काम हुआ। शिवांश, आपका काम शुरू हो चुका है। बस एक वो, उसके बाद सब आपके हाथ में, फिर जैसा आप करना चाहे। उधर से केडी हंसने लगता है तो शिवांश फोन रख देता है और आंखें बंद कर बोलता है, आदित्य तेरी बर्बादी की वजह तेरी ही बीवी बनेगी। ये बोल उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और आंखों के अंदर अंगारे। रात का समय, राजवंश विला। आन्या आदित्य को खुश करने के लिए आज अपने हाथों से यूट्यूब में देख देख कर उसके लिए डिनर बना रही थी। आदित्य का सुबह का मुंह देख आन्या काफी उदास थी। उसने सोचा आदित्य को खाना पसंद है तो वो उसके लिए कुछ अच्छा सा कुक करेगी। वो खाना बना ही रही थी तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। आन्या डर जाती है। अन्या को अंधेरे से डर लगता है और अंधेरे से पैनिक करने लगती है। वो आवाज देने लगती है, रघु भैया, लेकिन रघु की कोई आवाज नहीं आती। आन्या अपना मोबाइल किचन में ढूंढने लगती है पर उसे मोबाइल नहीं मिल रहा था। तभी वह थोड़ी दूर पर जाती है कि उसे महसूस होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। अब आन्या की के डर से हालत खराब हो चुकी थी, पर हिम्मत कर वह अपने आप को सांत्वना दे रही थी कि आन्या यहाँ कुछ नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी उसे महसूस होता है जैसे सीढ़ियों पर कोई सफेद रंग के लिबास में कोई खड़ा है। पहले तो आन्या को वहम लगता है, पर वो साया उसके पास आने लगती है। तभी आन्या को फील होता है कि कोई वहां पर कोई खड़ा है। यह महसूस होते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपनी आंखें बंद कर कान पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आदित्य, आदित्य। वीर भाई, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। पर तभी कोई उसके पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो आन्या पैनिक करने लगती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। तभी घर की लाइट ऑन हो जाती है। वो सामने देखती है तो सामने खड़ा इंसान को देख वह हैरान हो जाती है। लाइट चले जाने पर आन्या पैनिक करने लगती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। वो हिम्मत कर अपने आप को सांत्वना देती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ये बोल वो मोबाइल ढूंढने लगती है, पर मोबाइल अंधेरे की वजह से नहीं मिल पाता। वो धीरे धीरे किचन से बाहर जाकर आवाज लगाती है तो रघु कोई आवाज नहीं देता। तभी जैसे उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और पीछे देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। उसके डर से हालत खराब हो जाती है, पर हिम्मत कर वह जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे महसूस होता है सीढ़ियों पर कोई सफेद रंग का लिबास में खड़ा है। आन्या के रूह तक कांप जाती है। वो सोचती है ये कोई वहम है। ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप को समझा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि वो साया उसी तरफ आ रहा है। इस बात का एहसास होता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी डर से हालत खराब हो जाती है। वो जोर से चीखने लगती है। वो अपनी आंखें मींच अपने कानों पर हाथ रख घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो डर कर 2 कदम पीछे हो जाती है। तभी लाइट्स आ जाती है। आन्या जब सामने देखती है तो सामने कोई और नहीं, आदित्य मुस्कुराता हुआ खड़ा था। आन्या का शरीर डर से कांप रहा था। वो अपने आप को उठा भी नहीं पा रही थी, पर फिर भी मत कर उठकर आदित्य के पास दौड़कर भागती है और उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है।
आन्या रोते हुए आदित्य को बताना चाहती थी, पर वो डर के वजह से उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। आदित्य उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसके कान के पास जाकर बोलता है, वैसे मिसेज राजवंश, ये पनिशमेंट आपको कैसी लगी मेरी बात ना मानने की? पहले तो आन्या को कुछ समझ नहीं आता, पर अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह झटक कर आदित्य से दूर हो जाती है। आन्या रोते हुए और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या कहना चाहते हैं आप? आदित्य आन्या के इर्द गिर्द घूमते हुए, डर डर क्या होता है, अब तो पता चल ही गया होगा। शायद मेरा डर कुछ कम पड़ गया था, तो मैंने सोचा क्यों न थोड़ी बाहरी डर दिखाया जाए। आन्या आदित्य की बात सुनते सुनते उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आदित्य क्या कहना चाहता है। तभी आदित्य उसे कमर से पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और इसके गालों पर हाथ रखते हुए बोलता है, मैंने कितनी बार मना किया लड़कों से दूर रहा करो, पर तुम्हें एक बात समझ नहीं आती ना। लगता है चूहों का डर इतना जल्दी खत्म हो गया था, तो सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करो। आन्या ठगी सी सिर्फ आदित्य को देख रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य के कई चेहरे हो। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन आदित्य सही है, वो जो उसके साथ प्यार से रह रहा था या ये। तभी आदित्य आन्या के पास जैसे ही आता है, आन्या 2 कदम पीछे हो जाती है और जोर से चिल्लाकर बोलती है, वहीं रुक जाइए। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करिएगा। आदित्य, क्यों मुझसे डर लग रहा है? आन्या चिल्लाते हुए, डर नहीं, आप जैसे इंसान से घिन आ रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप एक साइको हो। मैं लड़कों से बात कर लेती हूँ तो आप मुझे इस तरह का टॉर्चर देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आदित्य गुस्से में, आवाज नीचे। आन्या आर्या हंसते हुए, ओहो, आप इतने बड़े बड़े कर्मकांड कर रहे हो, आप मुझसे बोल रहे हो मैं अपनी आवाज नीचे करूं? आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने आपसे प्यार किया। आज आन्या ने गुस्से में ही सही, पर उसने अपने प्यार का इजहार आदित्य से कर दिया था। आदित्य उसे खींचकर अपने पास लाता है और उसके गालों पर अपने हाथों को दबाते हुए बोलता है, उम्मीद करता हूं आइंदा से मेरी बात को टालने की कोशिश नहीं करोगी। नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो, घी सीधी उंगली से नहीं निकलती, तो मैं टेढ़ी करना भी जानता हूँ। और यदि तुम नहीं मानी तो याद है ना तुम्हारी वो सो कॉल्ड फैमिली। आन्या रोते हुए वहां से आदित्य से अपने आप को छुड़ा अपने रूम में भाग जाती है। आन्या के जाते ही आदित्य के भाव बदल जाते हैं। वह आदित्य जो एक अभी शैतान की तरह लग रहा था, इस समय नॉर्मल हो गया था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से रघु आते हुए बोलता है, भैया ड्रामा और करना है या जाऊं? आदित्य उसे घूर कर देखता है तो रघु, जो कि सफेद कपड़े के लिबास में खड़ा था, वो वहां से रफूचक्कर हो जाता है। आदित्य वहां से स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। डोर पर खड़ा वीर ये सब कुछ देख रहा था। गुस्से में आदित्य के पीछे चला जाता है। वो स्टडी रूम में जाता है तो देखता है पूरे रूम में धुआं ही धुआं भरी थी। वो जाकर खिड़की खोल देखता है तो आदित्य सोफे पर टेक लगाए सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था और एक हाथों में उसके शराब के गिलास थी। वीर शराब के गिलास को छीनते हुए उसे जोर से पटक देता है। गिलास चकनाचूर हो जाती है। वो आदित्य को कॉलर से पकड़ उठाते हुए बोलता है, क्यों कर रहा है तू ऐसा, क्यों? आदित्य बिना भाव से उसको देख रहा था। तभी वीर कहता है, क्यों तो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो तू है ही नहीं। क्यों तो उससे अपने आप को नफरत करने पर मजबूर कर रहे हो? क्यों उसके नजर में तुम गिर रहे हो? कितना कुछ अच्छा चल रहा था। तुम्हें एक प्यारी सी फैमिली बनी थी, एक प्यार करने वाली बीवी। क्यों तुम अपनी जिंदगी सुकून से नहीं जीते हो? आदित्य वीर से अपने आप को छोड़ा बालकनी की रेलिंग पर खड़ा हो सिगरेट के कश लेते हुए बोलता है, मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है वीर। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी मेरी बीवी बन गई है। ये बात उन लोगों तक पहुंच चुकी है। वीर, तो क्या ये तरीका तुमने निकाला है सब कुछ सही करने का? आदित्य सामने देखते हुए बोलता है, तुम्हारी बहन कितनी भोली है ये तुम भी जानते हो। उसे किसी भी तरीके से फुसलाया जा सकता है और वो दिन पर दिन मेरे ऊपर आश्रित होती चली जा रही है। मैं उसे मजबूत देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो इतनी काबिल रहेगी वो अपने से लड़ सके। कोई भी उससे प्यार से दो टूक बात क्या कर लेता है, वो हर किसी को अच्छा समझ लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगी। और मेरे दुश्मन मेरी कमजोरी का लगभग पता लगा चुके हैं। मैं चाहता हूँ वो उस हर इंसान से दूरी बनाकर रखें, चाहे वो मेरा डर ही क्यों ना हो। वीर आदित्य से कहता है, पर वह तुझसे नफरत करने लगेगी। आदित्य, कौन सा मैं प्यार से कहूंगा तो वो मान लेगी? नफरत ही सही, कम से कम मेरे डर से तो वह हर उस शख्स से दूर रहेगी जो उसके करीब जाएगा। वीर कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो आदित्य के हर राज से वाकिफ था। तभी आदित्य हंसते हुए बोलता है, और तू मेरी टेंशन ना ले, वो मेरी बीवी है, मुझे उसको हैंडल करना आता है। तू बता तेरी बात कितनी आगे तक पहुंची? उसकी बात सुनते ही वीर अपनी नजरें इधर उधर करने लगता है तो आदित्य उसके गर्दन में हाथ डाल उसे सोफे पर खींचते हुए वो बोलता है, क्या कहा कीर्ति ने? वीर थोड़ा सीरियस होकर, मैंने शाइन कर दिया है, पर अभी उसे साइन करना है। और उसे सारी बातें बता देता है। आदित्य बोलता है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा और मेरी ही साली तेरी घरवाली बनेगी। ये बोल वो हंसने लगता है। वीर भी उसके ऊपर चढ़ उसे मारते हुए बोलता है, साले तू कभी नहीं सुधर सकता।
इधर टेंशन भरे माहौल में भी दोनों की मस्ती थी, तो उधर आन्या का रो रो कर बुरा हाल था। वो आदित्य का ये रूप बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लगा था कि उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है, पर आन्या को उसके दिए गए ये सब टॉर्चर उसे कमजोर बना रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे, क्योंकि इन दोनों में उसने आदित्य की आंखों में सचमुच अपने लिए प्यार देखा था। एक प्यार करने वाला ही दूसरे प्यार करने वालों की फीलिंग्स को समझ सकता है, और आन्या ये समझती थी, पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस पर भरोसा करें या आज जो उसके साथ हुआ उस पर। फिर वो अपने मन में बोलती है, आदित्य अगर आप सच में ऐसे हैं जैसा आज आप मुझे दिखे हैं, आई स्वेल मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। पर उसके मन में एक डर बैठ गया था जो आदित्य ने उसे दिया था। रात के करीब 11 बजे कीर्ति अपने रूम में अपने मोबाइल को एकटक देख रही थी। वो उस नंबर को देख रही थी जिस नंबर को वीर ने उसके मोबाइल में ऐड करके गया था। वो कभी उस मोबाइल को कॉल करने के लिए उस पर उंगली रखती तो कभी उठा लेती। लास्ट में वो थक हार कर सीधे लेट जाती है। फिर भी उसका मन नहीं लगता तो वो मैसेज कर देती है। उधर वीर जो खुद भी बिस्तर पर लेटे सेम कीर्ति की हरकत कर रहा था, कृति का मैसेज देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो उसके हेलो का जवाब देता है। तभी कीर्ति बोलती है, आप अभी तक सोए नहीं? वीर, नींद नहीं आ रही। कीर्ति, क्यों? वीर, बस ऐसे ही। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इतनी देर रात तक जगना नहीं चाहिए? बेचारी कृति वो तुरंत गुड नाइट मैसेज डोल फोन रख देती है। वीर उस गुड नाइट को घूर रहा था, पर अगले ही पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मोबाइल सीने पर रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही आदित्य के रूम में आन्या औंधे मुंह लेटी हुई थी। वो पेट के बल सोई हुई थी और कंबल पूरा अपने ऊपर तक ढक चुकी थी। तभी आदित्य अपने रूम में आता है तो वह आन्या को ऐसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वो बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक लोअर पहने बाहर आता है। वो इस समय शर्ट लेस था। टॉवल से अपने आप को पोंछ वो धीरे से बेड पर बैठता है तो आन्या थोड़ी सी खिसक जाती है। आदित्य आन्या के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है, पर आन्या फिर भी सोने का नाटक करती है। तभी आदित्य उसे कंधों से अपनी तरफ करता है तो आन्या अपनी आंखें बंद की रहती है, पर उसकी हल्की हल्की पुतलियां भी बंद आंखों से झांक रहे थे। तभी आदित्य उसे खींचकर अपने सीने पर लिटा देता है। इस समय आन्या आदित्य के ऊपर थी। आदित्य के ऐसा करने से आन्या को गुस्सा आने लगता है और वह उसे दूर धकेलने लगती है, पर आदित्य उसे कमर से पकड़ लेता है। आन्या आदित्य से कोई बात नहीं करती। वो अपने आप को छुड़ाने लगती है, पर आदित्य उसे छोड़ता नहीं, उल्टा उसे पलटकर अपने नीचे कर लेता है। आन्या अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है, जैसे वो आदित्य को देखना नहीं चाहती। आदित्य को आन्या की ये हरकत थोड़ी चुभ जाती है, पर वह आन्या की दोनों हाथों को पकड़ उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है तो आन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य को आन्या इस समय बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी इतनी समय की थकान आन्या की इन छोटी छोटी हरकतों से ही दूर हो जाती थी। आदित्य आन्या के दोनों आंखों को चूम लेता है। आन्या फिर से छटपटाने लगती है। तभी आदित्य उसके दोनों गालों को भी किस कर लेता। आन्या अपनी आंख खोल देखने लगती है। तभी आदित्य उसकी आंखों में देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है तो अन्या अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है, पर आदित्य उसके दोनों हाथों को एक हाथों में पकड़ एक हाथ से उसको गाल को पकड़ उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। वो आदित्य को अपने आप से छुड़ाने लगती है। फिर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके सामने बेल मेंटेन आदमी जो 8 पैक बॉडी बनाया हुआ इंसान इतनी भारी भरकम शरीर को कैसे हटा पाती। आदित्य बड़ी शिद्दत से उसे किस करने लगता है। उसके ऐसे किस करने से आन्या के शरीर में गुज बम्स आने लगते हैं और कुछ सोच और छटपटाने लगती है, और कोई फायदा नहीं, कुछ देर बाद वो अपने आप को ढीला छोड़ देती है। आन्या के ऐसे करने से आदित्य उसके हाथों को छोड़ एक हाथ उसके गर्दन के नीचे ले जा दूसरा हाथ उसके कमर में टॉप के अंदर डाल उसके कमर को सहलाने लगता है और अपने होंठ उसके होठों पर ही रख स्मूच कर रहा था। कुछ देर बाद आन्या को महसूस होता है कि आदित्य ने किस करना बंद कर दिया है, तो वह अपनी आंखें खोल देखती है। आदित्य उसे जकड़े हुए उसके होठों पर ही होठ रखे सो चुका था। आन्या उसे अपने आप से दूर करना चाहिए पर दूर कर नहीं पाती, थक हार कर वो वैसे ही सो जाती है। अगली सुबह आन्या जब सुबह उठती है तो देखती है आदित्य वहां पर नहीं था। आन्या को रात की हुई सारी हरकतों के बारे में याद आता है। वो अपनी आंखों में आए नमी को पोंछ बाथरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह नीचे जाती है। मीना जो कि अपने गांव गई थी, उसकी मां बीमार होने की वजह से खाना वीर या अर्जुन ही बनाता था। सुबह का ब्रेकफास्ट आन्या को ही बनाना पड़ता था। आर्या नीचे जाती है तो देखती है आदित्य सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ कर रहा था और उसके हाथ में एक कप कॉफी थी जिसे वो घुट घुट कर पी रहा था। उसकी पोजीशन ऐसी थी कोई भी लड़की उसके ऐसे चार्मिंग पर्सनैलिटी पे फिदा हो जाए। आन्या एक बार के लिए खुद आदित्य को देखने लगती है, फिर कुछ सोच उसे इग्नोर कर किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि वो नाराज और गुस्सा दोनों ही थी। उसके जाते ही आदित्य तिरछी नजरों से आन्या को देखने लगता है। आन्या किचन में जाती है तो वीर और अर्जुन दोनों ही इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या बनेगा। आर्या को किचन में आता देख वीर कहता है,
आन्या, आज तुम्हारे पसंद का खाना बनेगा, बताओ तुम्हें क्या खाना है। पहले से ही आर्या का मूड खराब था। वो उन दोनों को जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपना खाना बनाने लगती है। अर्जुन और वीर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, फिर अर्जुन अपना कंधा उचकाते हुए बाहर निकल जाता है। आन्या जल्दी जल्दी पनीर सैंडविच बनाती है और बाहर टेबल पर लाकर रख देती है, और उसमें से एक सैंडविच निकाल अपने प्लेट में रख उसे खाने लगती है। आदित्य जो डाइनिंग चेयर पर बैठा था, वो आन्या को घूरने लगता है। वीर और अर्जुन भी एक दूसरे को देखते हैं। आन्या चुपचाप अपना सिर झुकाए अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी आदित्य थोड़े रूड टोन में बोलता है, लगता है तुम मैनर्स भूल गई हो मिसेज राजवंश। आन्या फिर भी कुछ नहीं बोलती। तभी आदित्य बोलता है, तुम्हें नहीं लगता पहले खाना अपने पति को परोसना चाहिए, उसके बाद खुद खाना चाहिए। आन्या फिर कुछ नहीं बोलती। आन्या का ऐसा व्यवहार देख आदित्य को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को जोर से टेबल पर पटकता है। उसके ऐसे जोर से पटकने पर आन्या डर से सहर जाती है। एक बार के लिए तो वीर अर्जुन भी हिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदित्य से ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं थी। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी वो आंसू भरी आंखों से ही अपने मुंह में ब्रेड को डालते हुए वो वहां से अपने रूम में भाग जाती है। कुछ देर बाद अपना बैग लिए बाहर निकल जाती है। आदित्य को आन्या का ऐसा बिहेव करना पसंद नहीं आता। आन्या के पीछे से जोर से चिल्लाता है, स्टॉप एंड लिसन आन्या। पर आन्या उसकी एक नहीं सुनती और वह भाग के रूम से बैग ले सीढ़ियों से उतर बाहर चली जाती है। आदित्य तिलमिलाकर रह जाता है और वो गुस्से में कांच का गिलास फेंक देता है और चीखते हुए बोलता है, ये लड़की इतनी डेयरिंग कब से हो गई। आदित्य के आंखों में इसमें गुस्सा उतर आता है, क्योंकि उसको एक तो टाइम पर खाना नहीं मिला और ऊपर से आन्या का पूरी तरीके से इग्नोर करना। उसने तो कभी सोचा नहीं था वो कुछ ऐसा करेगी। तभी उसकी नजर वीर और अर्जुन पर जाती है, जो आंखें फाड़े आदित्य को ही देख रहे थे। आदित्य गुस्से में घूरते हुए, क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही अपने पेट पकड़ जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हंसते अर्जुन तो चेयर से ही गिर जाता है। आदित्य उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। वीर हंसते हंसते अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, द बिजनेस टाइकून आदित्य सिंह राजवंश, द माफिया लीडर एएसआर को आज एक लड़की ने बुरी तरीके से तुम्हारा पोपट बना दिया। ये बोल वो हंसने लगता है। अर्जुन तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। उसे आन्या की हरकत एक छोटी सी गुंडी की तरह लग रही थी। अर्जुन हंसते हुए बोलता है, आज मुझे तुम्हारी बीवी में तुम्हारी झलक दिख रही थी, जो जैसे को तैसा करना जानती है। वो तुम्हारे ही नाक के नीचे से साइलेंट मोड तुम्हारे नाक में दम कर कर चली गई। ये बोल वो फिर से हंसने लगा। तभी अर्जुन गुस्से में उन दोनों के ऊपर पानी उड़ेल देता है और बोलता है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जाकर जल्दी से कुछ बनाओ मेरे लिए, और इस लड़की को तो मैं देखता हूँ कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है उसे। ये कह वो अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद एक बार फिर दोनों लोटपोट होने हंसने लगने लगते हैं। तभी अर्जुन को अपनी कुछ पिछली धुंधली यादों में चला जाता है, जिसमें एक लड़की जो छोटी सी प्यारी सी थी, वो किसी लड़के के रूम में घुस जाती है और वो उसके रूम में बिखरे हुए कॉपी जो कि उस लड़का का था, वो अपनी ड्राइंग बनाकर उसे छोड़ा था। तभी वो बच्ची उसको लेकर उलट पुलट देखने लगती है। तभी एक लड़का आता है और उस लड़की को डांटते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामानों को छूने की, निकलो यहाँ से। उसकी इस तरह डांटने से वो लड़की यानी कि बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने से वो लड़का और ज्यादा इरिटेट होने लगता है। तभी कुछ देर बाद उस लड़के की आंखें और गुस्से में लाल हो जाती हैं, क्योंकि उसने सोचा था कि वो उस जिद्दी लड़की को डांटेगा तो वो उसका सामान रख देगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो जाता है। वो लड़की रोते हुए गुस्से में उसकी पूरी कॉपी फाड़ देती है और बोलती है, ये लो अब करो गुस्सा, ये कह वहां से भाग जाती है और वो लड़का जोर से चिल्लाता है। वीर उसे हिलाते हुए, कहाँ खो गए। अर्जुन, कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादें। वीर अर्जुन से, तुम आदित्य के लिए कुछ बना दो और खुद खा लो, मैं जा रहा हूँ आन्या को उसके कॉलेज छोड़ने। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। तो वही बाहर आन्या, जो आदित्य के सामने इतनी देर एक बन रही थी, वो उसके साथ पंगा तो ले ली थी और वही जानती थी कि इतना सब करने में उसका दिल कितना घबरा रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रख जोर जोर से सांस लेने लगती है और बोलती है, कितना मुश्किल है उनके गुस्से के आगे ये सब करना। पर आप यदि आदित्य सिंह राजवंश है, गुस्से वाले, खड़ूस, घमंडी, तो मैं भी आप ही की बीवी हूँ। आपने मुझे परेशान किया ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि परेशान करना क्या होता है। पर उसका दिल अभी भी घबरा रहा था। तभी वीर पीछे से बोलता है, अगर तुम्हारी डेयारेक बाजी हो गई हो तो कॉलेज चले। आन्या हाँ में सिर हिलाती है और बैठकर दोनों चले जाते हैं। आदित्य ऊपर बालकनी से दोनों को जाते हुए देखता है। वहीं कॉलेज में सभी अपने क्लास में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद अनाउंस होता है कि सभी लोग हॉल में आ जाएं। 15 मिनट बाद ही सभी लोग हॉल में एकत्रित हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आकर बोलते हैं, हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे कॉलेज में हर साल कंपटीशन होता है। भले ही हमारे कॉलेज मेडिकल से रिलेटेड है, पर लाइफ को हमेशा एंजॉय करना चाहिए। खुश रहना डॉक्टरों का भी हक होता है।
इसलिए इस बार का डांस टीचर और प्ले टीचर सेलेक्ट कर लिए गए हैं और ये लोग ही आप लोगों को गाइड करेंगे। तो मिलिए इस बार की प्ले टीचर आरव खन्ना। सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। तभी उनके बारे में बताते हुए प्रिंसिपल कहते हैं, यह इंटरनेशनल तक खेल चुके हुए एक खिलाड़ी और एक कोच दोनों ही रह चुके हैं। इस बार के खेल में यही आप लोगों को गाइडेंस करेंगे। सभी आरव खन्ना को पहचानते थे क्योंकि वो काफी नामी हस्ती थे। तभी प्रिंसिपल एक और नाम लेते हैं जिससे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो मिलिए हमारी डांस टीचर सनाया राजपूत से। सनाया ऊपर आती है जिसे देख पीयूष, आन्या और प्रिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, ये यहाँ की हमारे क्लास की टॉपर रह चुकी है और आज से 6 से 7 साल पहले की हमारे कॉलेज की पहली ट्रॉफी इन्हीं के डांस के जरिए मिला था। सभी तालियां बजाने लगते हैं। प्रिया और आर्या भी खुश हो जाती है। पीयूष तो सिर्फ एक तक सनाया को ही देख रहा था। इस बार का डांस का गाइडेंस यही करेंगे। सभी तालियां बजाने लगती है। कुछ देर बाद सनाया बाहर जा ही रही थी, तभी पीछे से आन्या की आवाज आती है। शनाया पीछे मुड़कर आन्या को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रिया और आन्या दोनों ही उसके पास जाती है। प्रिया, तुमने बताया नहीं कि तुम एक डांस टीचर हो। सनाया, हाँ मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, पर अब मैं फ्री थी तो सोचा क्यों ना अपने ही कॉलेज में एज अ टीचर ज्वाइन कर लूँ, इससे टाइम पास होगा और पेमेंट भी मिलेगा। पीयूष हाथ बांधे सनाया को ही देख रहा था। तभी सनाया उसकी तरफ देख बोलती है, और हीरो तुम बड़े शांत लग रहे हो, क्या हो गया? तभी पीयूष धीरे से बोलता है, इश्क हो गया। सनाया बोलती है, क्या हो गया? तभी पीयूष घबराते हुए, वो मैं कह रहा था कि हमें बहुत देर हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। सनाया बोलती है, मैं भी चल रही हूं। तो सभी साथ में बाहर चले आते हैं। तभी पीछे से कीर्ति और निम्मी दोनों भी बाहर आती है। आलिया बाहर जाती है तो देखती है वीर टेक लगाए वहीं पर खड़ा था। तभी वीर की नजर सनाया पर पड़ती है। सनाया भी वीर को देख एक पल के लिए रुकती है, पर जाकर उसके गले लग जाती है। वीर कुछ नहीं कहता। तभी उसे सामने कीर्ति दिखती है जो उसे ही देख रही थी। तभी वीर अपना हाथ उठा सनाया के पीठ पर रख देता है। ये देख कीर्ति को अच्छा नहीं लगता। तभी वीर सनाया से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया, मैं यहाँ डांस टीचर ज्वाइन किया है। वीर, वेरी गुड, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। तब तक आन्या भी वहां पर आ चुकी थी। सनाया, ये तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, आज मैं खुद आदित्य से कितने दिन हो गए मिले, मैं भी वहां पर जाना चाहती हूँ। वीर की आंखें सर्द हो जाती है। तभी आन्या कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो। तभी वीर आन्या से कहता है, तुम जानती हो इसे? आर्या, हाँ हम लोग कुछ दिन पहले ही दोस्त बने हैं। वीर ज्यादा कुछ सड़क पर रहने की वजह से कह नहीं पाता। वो दोनों को बैठने का इशारा करता है। कीर्ति एक नजर वीर को देख वो अपने गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाती है। पीयूष सनाया को जाते हुए देखा ही रह जाता है। तभी प्रिया पीयूष कुछ कहने वाली थी, उसे पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे देखती है वो उस गाड़ी को पहचान जाती है और बिना पीयूष से कुछ कहे वहां पर चली जाती हो। वो कार अर्जुन की थी जो उसे कब से इंतजार कर रहा था, पर वो अपने दोस्तों में ही बिजी थी। वो कार खोल जैसे ही बैठने वाली थी वैसे ही अर्जुन उसे गोद में बैठा लेता है। प्रिया हड़बड़ा जाती है। तभी अर्जुन थोड़े गुस्से में बोलता है, तुम्हें नहीं लगता मुझे छोड़कर तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है? प्रिया नासमझी में, क्या? तभी अर्जुन, मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ और तुम उन सब में लगी हुई हो? प्रिया, तो मुझे क्या पता था कि तुम आए हुए हो। ये बोल वो बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। अर्जुन कुछ नहीं बोलता और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। निम्मी पीयूष को पीछे से हिलाते हुए, भाई चलो, सबके सब चले गए हैं। पीयूष इधर उधर सर घुमाकर बोलता है, प्रिया कहाँ है? तभी निम्मी हाँ है, वह भी चली गई। पीयूष, तब तू भी चल, यहाँ खड़ी खड़ी क्यों देर कर रही है? ये बोल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। निम्मी उसे बस गुस्से में घूरती रह जाती है। रात का समय, रात के 11 बजे बज गए थे। आदित्य जब घर पर आता है वो अपनी शर्ट के बटन खोल उसे निकाल अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है सामने नाइट के कपड़े पहने हुए अन्य खड़ी थी। आदित्य वैसे ही जाकर आन्या को पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है, काफी थक गया हूँ इस समय। आदित्य आन्या के दोनों कमर में हाथ डाले उसके कंधे पर बिना देखे आंखें बंद किए हुए था। तभी बाथरूम का डोर खुलता है और आदित्य को ऐसे देखा आन्या थोड़ी जोर से बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी आदित्य आन्या को बाथरूम पर देख वो जिसे पकड़ा हुआ था उसे छोड़ देता है। तभी वो लड़की यानी कि सनाया पीछे घूमती है तो आदित्य सनाया को देख उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अर्जुन आज ऑफिस से काफी थका हारा आया। उसे आज काफी घबराहट और गर्मी हो रही थी। अपने शर्ट के बटन खोलते हुए ही घर के अंदर आता है। वो सीढ़ियों से चलते हुए अपने रूम में जाता है। रूम में चढ़ जाता है तो देखता है सामने नाइट सूट पहने आन्या खड़ी थी। उसकी बैक उसको देख रही थी। वह वैसे ही अपने शर्ट को रखते हुए पीछे से उसे उसके कमर में हाथ डालते हुए उसे गले लगा लेता है और उसके कंधे पर अपना चीन रख देता है और बोलता है, आज का दिन काफी थकाने वाला था। ये बोल उसे कसकर पकड़ लेता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो आदित्य उस दिशा में देखता है तो वह देख हैरान हो जाता है। वहां आन्या खड़ी थी।
वो तुरंत उस लड़की को छोड़ देता है। तभी सनाया पीछे मुड़ती है। सनाया को देख आदित्य सनाया से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया, वह मैं। सनाया, जो कि आदित्य के छुवन से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वह उस एहसास को कैद कर लेना चाहती थी, पर अचानक आदित्य के ऐसे छोड़ने पर उसे अच्छा नहीं लगता। तभी आदित्य की एक बार और तेज आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ बोल पाती तभी आन्या कहती है, उन्हें मैं लेकर आई हूँ। आदित्य थोड़ी नासमझी के भाव से आन्या को देखता है तो आन्या कहती है, वो ये हमारे कॉलेज में हमारी डांस टीचर है और इन्हें आपसे मिलना था तो हम दोनों साथ में ही आ गए। आदित्य बोलता है, तुम इससे कब मिली? आन्या थोड़े रूखेपन से, आप इतना ज्यादा पूछताछ क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। यह आप ही की दोस्त है, आपके घर पर लाई हूं। ये बोल वो कमरे से बाहर निकल बोलती है, सनाया जी आप बाहर आ जाओ, हम साथ में डिनर करते हैं। आन्या बाहर चली जाती है। तभी सनाया आदित्य के पास आते हुए कहती है, आदि तुम मुझे गलत मत समझना, वह मैं। तभी आदित्य उसे हाथ दिखाते हुए बाथरूम में जाते हुए बोलता है, सनाया उम्मीद करती हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत ख्यालात नहीं होंगे। ये बोल बाथरूम में चला जाता है। आन्या गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है और बोलती है, तुम इतनी जल्दी दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव कब से आ गए? काश तुम मेरे लिए भी इतने ही प्रोटेक्टिव होते, पर मैं भी देखती हूँ तुम दोनों में कितना प्यार है। ये बोल वो बाहर चली जाती है। आदित्य शावर के नीचे खड़ा था। वो अपने उस हाथ को देखता है जिससे वो सनाया को पकड़ा हुआ था, फिर वो अपनी आंखें जोर से मींच लेता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी अर्जुन सनाया से कहता है, वैसे सनाया तुम करती क्या हो जो दिन पर दिन इतनी जवान और खूबसूरत होती जा रही हो? तभी सनाया सब्जी का बाउल रखते हुए बोलती है, अर्जुन तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो? ये कह वो फिर से किचन में चली जाती है। इन सब की छोटी सी नोकझोंक देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, पर जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर जाती है वो अपनी नजरें फेर लेती है। ये देख आदित्य गुस्से में आन्या को देखने लगता है। डिनर रख आन्या सभी को खाना परोसने लगती है। तभी सनाया उसे बैठाकर बोलती है, तुम बैठो, मैं सभी को खाना परोसती हूँ। वो सभी को खाना परोसने लगती है। तभी आदित्य एक बाउल से अपने लिए मशरूम ग्रेवी वाली सब्जी लेने लगता है तो सनाया तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो सनाया बोलती है, तुम्हें मशरूम से एलर्जी है ना? आदित्य वहीं रुक जाता है। सनाया ये कह वो उसकी तरफ पनीर की सब्जी करते हुए बोलती है, ये लो तुम्हारी मनपसंद कढ़ाई पनीर बनाया है, तुम्हें पसंद आएगा। तभी अर्जुन एक्साइटेड होते हुए, ओ सनाया यदि खाना तुमने बनाया है तो खाना लजीज ही होगा, पता नहीं कितना जमाना हो गया है अच्छा खाना खाए। ये बोल अपनी थाली में खाना परोसने लगता है, पर वीर बेचारी आन्या का ही चेहरा देख रहा था, जो अपने जलती हुई नजरों से अर्जुन को देख रही थी। तभी अर्जुन को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस होती है और जैसे ही आन्या को देखता है आन्या तुरंत अपनी नजर झुका लेती है। पता नहीं क्यों लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। सनाया का आदित्य के बारे में इतना सब कुछ जानना उसे इनसिक्योरिटी फील करा रहा था। आदित्य भी एक नजर आन्या को देखता है। तभी वीर आन्या का चेहरा देखते हुए बोलता है, अर्जुन तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कभी खाना ही नहीं मिलता हो। क्या मैं खाना अच्छा नहीं बनाता? अर्जुन मुंह बनाने लगता है। तभी सनाया एक्साइटेड होते हुए आन्या से बोलती है, आन्या तुम्हें पता है मेरे हाथों का खाना सबसे ज्यादा आदि को पसंद है। ये सब खाना खाना सुनते सुनते आन्या की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। पता नहीं क्यों लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वही सबसे ज्यादा यहाँ पर अकेली है। वो बहुत मुश्किल से ही खाना निगल पाती है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। आन्या किचन में बर्तन वाश करने लगती है। तभी वो बाहर निकलती है तो देखती है सनाया ऊपर की तरफ जा रही थी क्योंकि ऊपर ही गेस्ट रूम था। तभी उसका पैर स्लिप करता है और आदित्य दौड़कर उसे पीछे से बाहों में पकड़ लेता है। ये देख जो आन्या किचन के डोर पर ही खड़ी थी उसके हाथों की मुट्ठियां डोर पर कस जाती है और आंखों में थोड़ा गुस्सा और नाराजगी। तभी आदित्य सनाया से बोलता है, आराम से चला करो, तुम्हारी हड़बड़ाने वाली आदत नहीं जाएगी। सनाया मुस्कुरा देती है और बोलती है, मैं जब भी हड़बड़ाती हूँ तुम होते हो ना संभालने के लिए। आदित्य कुछ नहीं बोलता और सनाया को खड़ा कर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सनाया उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नाराज हो मुझसे? आदित्य एक बार सनाया के हाथों को देखता है, फिर उसके चेहरे को और उसके बालों को थोड़ा सा भिगाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। ये कह वो अपने रूम में चला जाता है। इधर आन्या को ये सब देख उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आदित्य कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करता था और सनाया के साथ इतना क्लोजली। वो अपने मन में बोलती है, मैं यदि किसी लड़के से बात कर लूं तो यह मुझे पनिशमेंट देते हैं और यह सनाया से चिपक चिपक कर बात कर रहे हैं तो इनको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। ये सोच किचन में चली जाती है। उसके किचन में जाते ही सनाया एक बार पीछे मुड़कर किचन की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो गेस्ट रूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधीरा रात के पेड़ के टिकर आशिमा के बालकनी की तरफ एक टक निहारे जा रहा था। जब से आशिमा ने उसे अपने से दूर थप्पड़ मारा था तब से उससे एक बार भी नहीं मिली थी।
अधीरा जो आशिमा के साथ यह हरकत की थी उसके बाद उसने कोई जबरदस्ती नहीं की, पर अधीरा इस बात से अनजान की जैसे वो एकटक लगाए खिड़की से आशिमा को देख रहा था वैसे ही आसमा भी पर्दे की आड़ में एकटक अधीरा को ही निहार रही थी। अधीरा उसे ऐसे देख ही रहा था तभी कोई पीछे से उससे बोलता है, कुछ पाने के लिए कभी कभी कुछ खोना भी पड़ता है, और यदि किसी को अपनी जिंदगी में चाहो और रास्ते में अनेक मुश्किलें हो तो कभी कभी मंजिल पाने के लिए सामने वाले इंसान के हिसाब से अपने आप को झुका लेना चाहिए। ये सुनते ही अधीरा पीछे मुड़ता है तो पीछे कोई और नहीं सुधा जी खड़ी थी। सुधा जी को देख अधीरा बोलता है, मैं किसी के सामने नहीं झुकता, लोग मेरे सामने झुकते हैं, और यदि मेरी कोई चीज है तो उसे मुझे अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। तभी सुधा जी थोड़े गुस्से में बोलती है, तुम्हारा यही गुस्सा और एटीट्यूड तुम्हें आशिमा से दूर ले जाएगा। अधीरा बिना उनकी तरफ देखे, मुझे यदि किसी से मतलब है तो वो सिर्फ उससे है, उसकी नाराजगी जिस दिन खत्म उस दिन मुझे किसी से लेना देना नहीं और वह मेरे साथ होगी। तभी सुधा जी, पर वो अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। वो परिवार छोड़े या ना छोड़े वो फिर भी मेरी है, ये बात आप अपने उस सो कॉल्ड देवर को जरूर बता देना। ये बोल वह जाने लगता है तभी कुछ सोच वह रुकता है और वापस आकर सुधा जी के गले लग जाता है। सुधा जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, वो उसकी पीठ पर हाथ रख देती है तभी अधीरा उनके माथे पर किस कर वहां से चला जाता है। ये सब देख आशिमा हैरान थी, वो सोचती है क्या बड़ी माँ अधीरा को जानती है। राजवंश विला अर्जुन अपने रूम में सोया हुआ था और उसके मोबाइल पर कुछ कुछ देर में एक कॉल आती जा रही थी पर वह उसे रिसीव नहीं कर रहा था। वो कॉल किसी और की नहीं विभाजी की थी। आन्या गुस्से में कॉल को स्विच ऑफ कर देता है। उधर विभाजी फिर से कॉल करती है पर कॉल स्विच ऑफ आता है। वो धम्म से अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, एक माँ अपने बच्चे पर नाराज भी नहीं हो सकती है कि मेरे बच्चे मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हैं, सजा की भी एक सीमा होती है। तभी दादी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, तुम्हें माफी चाहिए ना। विभा जी हाँ में सिर हिलाती है। तो दादी जी बोलती है, मेरे पास एक उपाय है। ये बोल वह विभा को कुछ बताती है। विभा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, अगर यही एक उपाय है तो मैं ये जरूर करूंगी। दादी मुस्कुरा देती है। वही राजवंश विला आदित्य के रूम में आदित्य अपने बिस्तर पर अपने पैर के ऊपर पैर रखे आराम कर रहा था। तभी रूम का डोर खोल आन्या अंदर आती है और वो बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक टी शर्ट और एक हाफ पेंट पहने बाहर आती है। आदित्य आन्या को ऐसे देख उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है, लेकिन आन्या उसे एक नजर भी आदित्य को नहीं देखती। तभी आदित्य आन्या से थोड़े गुस्से में बोलता है, कुछ ज्यादा ही तुम्हारे पर नहीं आ गए हैं, या तुम्हें मेरा डर खत्म हो गया है। वो ये सब बोल ही रहा था तभी आन्या कबर्ड से कुछ लेकर आती है और वो बिस्तर पर बैठ जाती है। आदित्य बोलते बोलते रुक जाता है तभी वो देखता है आन्या 2 से 3 दुपट्टे को अलग कर रही थी। आदित्य नासमझी में आन्या को देख रहा था। तभी आन्या आदित्य के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। आदित्य, यह क्या कर रही हो। तभी आन्या उसकी तरफ झुकने लगती है। आदित्य अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगता है। तभी उसके ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथ को ऊपर करने लगती है। आदित्य बदहवास सा अपने हाथों को ऊपर कर सिर्फ अन्य को एकटक देख रहा था। तभी आन्या उसके हाथों को बेड के हेड वाली जगह पर अपने दुपट्टे से उसे बांधने लगती है। आदित्य जब तक कुछ समझ पाता आन्या उसे कसकर बांधते हुए उसे बेड पर उसके हाथों को कसकर बांध देती है। आदित्य अपना हाथ खींचने लगता है पर वह हाथ खींच नहीं पाता। आन्या उसके कान के पास जा बोलती है, आपको मेरी पनिशमेंट कैसे लगी मिस्टर राजवंश। आदित्य, व्हाट द हेल, यह क्या कर रही हो। तो आन्या उसके आंखों में देखते हुए, जैसा रूल आपने मेरे लिए बनाया है, मैं लड़कों के पास नहीं जा सकती, वैसा ही आपके लिए भी होगा। आप लड़की को, किसी भी लड़की को अपने हाथ पर इशारा करते हुए इत्तू सा भी टच नहीं करेंगे, नहीं तो अगले पनिशमेंट के लिए तैयार रहिएगा। ये कहकर रूम की लाइट को डीम कर आदित्य के बगल में लेट जाती है। आदित्य हैरान होकर सिर्फ आन्या को ही देख रहा था, पर अगले ही पल आन्या की मासूमियत पर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ज्यादा देर भी नहीं बीतता आन्या आकर आदित्य के ऊपर सर रखकर सो जाती है, क्योंकि उसे आदित्य की आदत हो गई थी और उसे उसके बिना नींद नहीं आती थी। कुछ ही देर बाद आदित्य को अपने सीने पर भारी सांसें महसूस होने लगी। वो झुककर देखता है तो आन्या सो चुकी थी। उसके हाथ अभी भी पीछे बंधे हुए थे। आन्या के सोते हुए ही आदित्य बड़ी आसानी से अपने हाथों को छुड़ा लेता है। अब वो भला ऐसे ही माफिया गैंग लीडर थोड़ी न था। आदित्य आन्या के चेहरे को अपने हाथों में भर उसे ऊपर खींचकर देखने लगता है और बोलता है, तो मेरी बीवी को इनसिक्योर हो रहा है। ये बोल उसकी मुस्कान बड़ी हो जाती है। फिर वो उसके माथे पर किस कर उसे अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में उसे भी गहरी नींद आ जाती है। पर थोड़ी ही देर बाद कोई आदित्य के रूम में धीरे से खुलता है। आन्या ने आदित्य का रूम लॉक नहीं किया था। वो अंदर जाता है तो देखता है डीम लाइट में आदित्य के ऊपर आन्या दोनों ही एक दूसरे से एकदम चिपक कर सोए हुए थे। आन्या का चेहरा आदित्य की गर्दन में था और आदित्य के दोनों हाथ उसके कमर में। उस इंसान की आंखों में आंसू आ जाता है और आंखों में गुस्सा। अगली सुबह सुबह के 6 बजे आन्या का अलार्म लगातार बज रहा था।
आदित्य भी आज सोया हुआ ही था, पर बार बार आन्या के अलार्म बजने से उसकी भी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। पर जिसने अलार्म लगाया था वो खुद घोड़ा बेचकर सोई हुई थी। तभी आदित्य अपनी आंखें खोलता है। अपनी नींद भरी आंखों को खोल आदित्य देखता है आन्या उसे आराम से अपना गद्दा बनाए सोए हुए थी, पर उसकी पलक तक नहीं फड़फड़ा रही थी अलार्म की आवाज सुन। कुछ देर बाद अन्या हल्का हल्का कसमसाने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कुछ रेंग रहा है। कुछ ही देर में वह झट से अपनी आंखें खोल देती है तो देखती है आदित्य उसके सीने से लगे उसके कमर पर अपने हाथ चला रहा है। आन्या के हिलने से आदित्य आन्या की तरफ देखने लगता है। आन्या जब आदित्य की आंखें देखती है तो एक बार के लिए डर जाती है क्योंकि उसकी आंखें इस समय काफी ज्यादा लाल थी। आन्या हकलाते हुए आदित्य से बोलती है, आपकी आंखें लाल क्यों है? आदित्य जो कि उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाले उसके कमर को सहला रहा था, उसे जोर से पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और आन्या के गर्दन को स्मेल करते हुए बोलता है, डोंट मूव। आना नासमझी आदित्य से बोलती है, क्या हुआ है आपको? मुझे हिलने से क्यों मना कर रहे हैं? तभी आदित्य फिर से अपनी लाल आंखों से घुरते हुए आर्या से बोलता है, डोंट मूव मिसेज राजवंश अदरवाइज आई किल यू। आन्या उसकी ऐसी बातें सुन सहम कर चुप हो जाती है और आदित्य उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। आदित्य के ऐसे करने से आन्या को गुदगुदी महसूस होने लगती है, पर आदित्य के धमकी से चुप रहती है। लगभग 5 मिनट बाद आदित्य अपने आप को नॉर्मल कर उसके गर्दन से अपना चेहरा हटा उठकर बाथरूम चला जाता है। आन्या सोचती है इन्हें क्या हुआ, फिर खुद ही कहती है इनके मूड का कुछ नहीं हो सकता, कभी एंग्री बर्ड बन जाएंगे तो कभी मासूम से खरगोश। यूं मैंने इनकी तुलना एक खरगोश से कर खरगोश की बेइज्जती कर दी। वही बाथरूम में आदित्य सावर के नीचे खड़ा अपने आप को नॉर्मल कर रहा था, पर वह नॉर्मल नहीं हो पा रहा था, जैसे उसके अंदर किसी चीज की इच्छा जग रही हो और वह अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। जब उसके बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वही बाथरूम में बने एक ड्रेसिंग के सामने वह एक लॉकर जो कि बटन का पासवर्ड था उसे खोलता है और उसमें से एक इंजेक्शन कांपते हुए हाथों से अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और वहीं पर बैठ जाता है। लगभग 10 से 20 मिनट बाद जाकर वो थोड़ी शांत होता है। उसकी आंखें जो एकदम लाल हो गई थी वह धीरे धीरे जाकर नॉर्मल होने लगती है। तभी आन्या जो कब से दरवाजा खटखटा रही थी, आदित्य सावर लेकर बाहर निकलता है। आदित्य ने इस समय टॉवल लपेट रखा था। आन्या गुस्से में बोलती है, आप कितना देर तक बात लेते हो? मैं कब से आपका दरवाजा खटखटा रही हूँ। पर आदित्य उस समय आन्या से कोई बात नहीं करता और उसके बगल से होते हुए बाहर चला जाता है। आदित्य के ऐसे रिएक्शन से वह समझ नहीं पाती आखिर हुआ क्या। फिर वह भी ज्यादा ना सोचते हुए वो बाथरूम में चली जाती है। वो बात लेकर जल्दी से नीचे जाती है तो देखती है किचन में सनाया पहले से ही मौजूद थी। ये देख उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसने सुबह सुबह अलार्म इसीलिए लगाया था ताकि वो जल्दी से जाकर सभी के लिए कुछ अच्छा बनाएगी ताकि उसकी भी सब तारीफ करें। अब यह आप आन्या की बचकानी हरकत भी कह सकते हैं, पर किसी भी आम लड़की को यदि उसके पति को किसी और का खाना पसंद आए तो किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं होता है। हर लड़की चाहती है उसका खाना उसके पति को सबसे बेस्ट लगे। सनाया आन्या से बोलती है, गुड मॉर्निंग आन्या। आन्या थोड़ी फीकी मुस्कुराहट से उसे गुड मॉर्निंग का जवाब देती है। तभी सनाया बोलती है, क्या करने जा रही हो? तुम टेंशन मत लो, मैंने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। ये बोल जो आलू के पराठे बना रही थी उसको हॉट पॉट में रखती है। तभी आन्या बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, आदित्य को हमारे हाथ की नाश्ते की आदत पड़ चुकी है। जब तक वो मेरे हाथों का नाश्ता ना करे उनका पेट नहीं भरता है। ये बोल वो तवा चढ़ाकर फ्रीज से ब्रेड निकालने लगती है। सनाया आन्या की सारी हरकतों को गौर से देख रही थी। आन्या ब्रेड को निकाल तवे पर तेल डाल सेंकने लगती है और उस पर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली, रेड चिली सॉस, टोमेटो सब डालते हुए उस पर कुछ वेजिटेबल जैसे टमाटर, प्याज को स्लाइस कर उस पर रखकर उसको पलटकर ब्रेकफास्ट बनाती है। सनाया आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। वो थोड़ी हिचकते हुए बोलती है, आन्या क्या सच में इन लोगों को यह नाश्ता बहुत पसंद है? आन्या बहुत ही गर्व से बोलती है, हाँ क्यों नहीं, वो लोग सुबह का नाश्ता में हाथों का करते हैं। सैंडविच रखते हुए उसी पर एक प्लेट में टोमेटो सॉस और सॉस रख देती है। सनाया कुछ कह ही नहीं पाती। आन्या उसका चेहरा देखते हुए बोलती है, अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो तुम अपना नाश्ता रखो और मैं अपना नाश्ता रखती हूँ, देखना कैसे सब टूट पड़ते हैं। ब्रेकफास्ट टेबल पर रखी जाती है। शनाया अपने मन में बोलती है, क्या सच में इन लोगों का टेस्ट बदल चुका है? अपना बनाया हुआ नाश्ता आलू और गोभी के पराठे को तीखी चटनी दही बनाई थी उसे ले जाकर रखती है। कुछ ही देर बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। तभी आदित्य बोलता है, यह इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? आन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी अर्जुन सारे प्लेट को खोलने लगता है। आदित्य तुरंत हॉट पॉट में रखे आलू के पराठे को अपने प्लेट में रखता है और तीखी चटनी और दही चटनी को अपने प्लेट में डाल मजे से खाने लगता है। वही हाल अर्जुन और वीर का भी था।
खाने की धुन में वो सब ध्यान भी नहीं देते हैं कि आन्या के आंखों से लबालब आंसू भर रहे हैं, क्योंकि उसके सैंडविच की तरफ तो कोई एक नजर उठाकर भी नहीं देखता। सनाया आन्या को ही देखे जा रही थी। आन्या दौड़कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसको इस तरह दौड़कर जाता देख सभी की नजर आन्या पर पड़ती है, तो आदित्य थोड़े नासमझी में बोलता है, इसे क्या हुआ? तभी सनाया थोड़े रूखे और गुस्से से बोलती है, कभी कभी तुम लोग आगे पीछे भी देख लिया करो। यार कितनी ज्यादा भुक्कड़ हो तुम लोग, जैसे कभी का खाना ही नहीं मिला है। सनाया की ऐसे गुस्से भरी बात सुन अर्जुन बोलता है, तुम क्यों इतनी सुबह सुबह तीखी मिर्ची हो रही हो? तभी सनाया आदित्य से बोलती है, आदि तुम्हें तो एक बार सोचना चाहिए कि टेबल पर क्या रखा है क्या नहीं, और थोड़ा सोच समझकर खाना चाहिए ना। वीर सनाया से, पर तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो, हुआ क्या है? तभी सनाया उन सभी को बोलती है, जरा टेबल को ध्यान से देखो। उसके कहने पर सभी टेबल पर देखते हैं तो सभी की नजर हल्की फुल्की जली पर ठीक ठाक सैंडविच पर जाती है। सभी के हाथों से अपना अपना कवच छूट जाता है, क्योंकि वो इस सैंडविच को भूल नहीं सकते, क्योंकि डेली आन्या उन्हें यही खिलाती है और आदित्य के जबरदस्ती से वो तीनों यही खाते हैं। सभी को माजरा समझ में आ जाता है। आदित्य और वीर तो अपनी खाना रोक देते हैं, पर अर्जुन अपना खाना आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है, चलो कम से कम उसे ये तो समझ में आया कि कौन सा खाना अच्छा होता, कौन सा खाना खराब। आदित्य और वीर दोनों ही गुस्से में अर्जुन को देखते हैं। तभी सनाया आदित्य की तरफ देखकर कहती है, तुम उसे क्या कह रहे हो, सारी गलती तुम्हारी है। ये बोल वह भी किचन में चली जाती है। वही रूम में आन्या इस समय तैयार हो रही थी। उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह काफी रोई हुई है। आदित्य रूम में आता है, वो आन्या से कुछ कहने वाला ही होता है, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है। वो उस कॉल को इग्नोर करने वाला था और उस नंबर को देख उसकी आंखें सर्द हो जाती है और वो बालकनी में चला जाता है। आर्या के आंखों से फिर से आंसू टपक पड़ते हैं और वो अपना बैग लिए बाहर चली जाती है। वही आदित्य उस फोन कॉल पर कही हुई बातों को सुन सिर्फ एक ही बात कहता है, लेकर चलो उसे उस जगह पर, शाम को मिलता हूँ। वहीं कॉलेज में अपना लेक्चर अटेंड करने के बाद सभी इस समय ड्राइंग एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहां पर सनाया ब्लैक कलर की स्लीवलेस टॉप और व्हाइट रंग की जीन्स पहने, बालों का पोनीटेल बनाए वहां पर पहुंचती है। उसे देख सारे लड़के उसे ऊपर से नीचे निहारने लगते हैं। उन सब में पीयूष भी मौजूद था। तभी सनाया माइक को लेते हुए बोलती है, हेलो गाइज, मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को कल प्रिंसिपल ने दे दिया है, पर आज मैं सीधे काम की बात करती हूँ, क्योंकि आज से 15 दिन के बाद हमारी कंपटीशन है और मैं अपना एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप सभी के पास आज का दिन है। आप सभी अपना गाना सिलेक्ट कर आप किस जोड़ी के साथ अपना परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या अकेले करना चाहते हैं, वो सभी एक नोट तैयार कर एक साथ आप सब मुझे सबमिट करें, ताकि मैं देख सकूं कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। उन्हीं लोगों में से प्रैक्टिकल करवा मैं 10 लोगों को चुनूंगी जो सीधे कंपटीशन के तौर पर जाएंगे। सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। कुछ देर बाद सभी बाहर चले जाते हैं। कॉफी एरिया में पीयूष, आन्या, प्रिया, कीर्ति और निम्मी बैठे हुए थे। आन्या जिसका मूड थोड़ा खराब था, पर वो अपने दोस्तों से मिलकर उसका मूड चिल हो गया था। पीयूष बोलता है, तो आन्या तू बता, तू कंपटीशन में भाग ले रही है, मैं चाहता हूं तो मेरी पार्टनर बने। तभी आन्या उसे बोलती है, नो थैंक्स। तभी प्रिया हंसते हुए, अगर इसमें तुझे अपना पार्टनर बनाया तो तेरा तो कल अता पता ही नहीं चलेगा। पीयूष उसे घूर कर देखता है तो बोलता है, तू बन जा मेरी पार्टनर। तो प्रिया बोलती है, नहीं बाबा, मैं तेरे साथ नहीं बनने वाली, तू जा किसी और को बना। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग खुद अपना का अलग क्यों नहीं करते? सभी पीछे देखते हैं तो सनाया खड़ी थी। सनाया उन सबको ज्वाइन करते हुए बोलती है, तुम सभी अपना अपना परफॉर्मेंस दो, जिसको जो पसंद है। सनाया की बातों से सहमत हो जाते हैं। शाम का समय आन्या काफी देर से किसी का इंतजार कर रही थी। वहीं पर बैठी सनाया अन्य को ही देखे जा रही थी। वो कुछ पूछती तभी डोरबेल बजता है तो सामने कीर्ति खड़ी थी, जिसके हाथ में एक बैग था। आन्या उसके गले लग जाती है। तभी सनाया कीर्ति से कहती है, कीर्ति तुम यहाँ? कीर्ति, वो मुझे दी ने यहाँ पर बुलाया हुआ है। सनाया बस मुस्कुरा देती है। अन्य कीर्ति को अपने रूम में ले जाती है। रूम का दरवाजा लॉक कर बोलती है, देख तो किसी को भी मत बताना मैंने तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। कीर्ति मुस्कुराते हुए, हाँ दी, आपने यह बात कितनी बार बोल चुकी है हमसे, हम नहीं बताएंगे किसी को कि आपने मुझसे खाना सीखने के लिए यहाँ पर बुलाया है। आन्या उसे गुस्से में घूरती है तो कीर्ति हंसने लगती है। रात का समय वीर और अर्जुन घर पर आते हैं। वीर जैसे ही अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसे कुछ अजीब सा फील हुआ, पर वह अपने दिमाग को झटकते हुए अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर होते हैं। अन्य सभी के लिए खाना परोसती है। तभी वीर को किसी की खुशबू महसूस होती है। वो अपनी नजरें तुरंत उस तरफ देखता है तो कीर्ति थी। वो वहां पर खाना रख रही थी। कीर्ति को देख उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। पिंक कलर की सिल्की नाइट सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वीर कीर्ति को लगातार देखे जा रहा था। तभी कीर्ति को अपने ऊपर नजरें महसूस होती है। वो फिर भी ऊपर नहीं देखती।
अर्जुन और वीर दोनों चुपचाप खाना खा लेते हैं, पर कोई भी खाने की प्रतिक्रिया नहीं देता क्योंकि सुबह की हुई गलती से वो दोनों चुपचाप अपना खाना खा लेते हैं। आन्या का मुंह बन जाता है, सभी अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। तभी वीर आन्या से बोलता है, आन्या आज आदित्य को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आन्या का मूड थोड़ा डाउन हो जाता है, वो हाँ में सिर हिला अपने रूम की तरफ जाती हुए बोलती है, कीर्ति तू सभी को दूध दे देना। ये कह वो अपने रूम में चली जाती है। कीर्ति अर्जुन सनाया को दूध दे वो वीर के रूम में जाती है। उसका डोर खटखट आती है तो वीर उसे अंदर आने का इशारा करता है। वो अंदर जाती है तो फिर उनको चारों तरफ से देखने लगती है। वीर उस समय बालकनी में खड़ा था जब कीर्ति बालकनी में जाती है और थोड़ा हिचकते हुए बोलती है, आपके लिए दूध लाई थी। ये कह वो दूध रख वह जाने लगती है, तभी वीर उसका हाथ पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान इलाके में एक आदमी रस्सी के सहारे उल्टा लटका हुआ था। उसके पूरे शरीर पर छीले और चाकू के मारे हुए निशान थे। उसके शरीर से टप टप खून बह रहा था। तो उसी आदमी के सामने एक कुर्सी पर एक इंसान बैठा था जिसके शरीर पर इसमें काफी ज्यादा खून थे और उसके हाथ में तेजधार चाकू था। उसी के बगल में एक और आदमी खड़ा था जो जलती हुई नजरों से सामने वाले इंसान को देख रहा था। तभी कुर्सी पर बैठा इंसान कोई और नहीं आदित्य था और बगल में अधीरा। आदित्य उस आदमी का बाल खींचते हुए बोलता है, अभी भी वक्त है तेरे पास, बता दे वह कहाँ मिलेगा। तभी वह आदमी हंसते हुए बोलता है, तू मुझे मारना चाहता है, मार ले, पर वो चीज तुझे कहीं नहीं मिल सकती। आदित्य अपनी जलती हुई आंखों से बोलता है, मुझे जो पता करना होगा वह मैं पता करके रहता हूँ। मुझे जो चीज चाहिए उसे मैं पाकर रहता हूँ। उसे तुम जैसे नमूने रोक नहीं सकते। लेकिन तुझे जो चाहिए तो मैं तेरी इच्छा पूरा कर देता हूँ। ये कह एक झटके में उस आदमी का गला काट देता है और वह आदमी एक चीख के साथ वहीं पर दम तोड़ देता है। इस समय आदित्य किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। तभी अधीरा कहता है, आगे क्या करना है, कैसे पहुंचेंगे उस शख्स के पास। तभी आदित्य अधीरा को देखते हुए, तुम्हारा वो सो कॉल्ड बाप किस दिन काम आएगा। ये कह उसके चेहरे पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है। अधीरा के भी चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है।